एक दिन तेरी यादों में बाहों में पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, ये दिन तो ना। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। फटाफट से जल्दी से आ जाइए होगा, क्योंकि अब लक्ष्य की क्लास चालू होने वाली है। आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? बहुत ही अच्छे होंगे। गोरिल्ला आर्मी की जय हो। एक बार लिख दिया करो गोरिल्ला आर्मी की जय हो, तो अच्छा लगता है मुझे। लिखते ही नहीं हो, ऐसे बैठे रहते हो जैसे बैठे रहते भूत बैठे रहते ऐसे। यार चित्रा में तो कुछ आता ही नहीं है। बोल लिया करो मेरे लालो, बोल लिया करो। बोलोगे बेटा तभी तो, नहीं तो लड़को तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी बीबी अगर तेज आ गई थोड़ी सी तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी, याद रखना। हाँ, रैप्टे पे रैप्टे मारेगी तुम्हारे, फिर वो बताओ अच्छा लगेगा? फिर तुम्हें याद आएगी, अरे हर्षित सर अमित से बोला करते थे, एक बार हर्षित सर ने मुझसे कहा था कि थोड़ा सा बोल लिया करो। मैं उस टाइम बात मान लेता तो आज मैं थोड़ा सही होता। तो फटाफट से जो नीचे दिल का निशान बन रहा है, दिल के निशान को फटाफट से पूरा करो। 149 है, इसे 149 को कम से कम 2000 कर दो, 3000 या 4000। 4000 ज्यादा तो नहीं बोल दिया तुमसे? करके दिखा दो जरा 4000, देखता हूं मैं भी। 4000 करके दिखा दो, देखता हूं कर देते हो क्या? कर देते हो क्या 4000? देखते हैं जरा। इतने जरा मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं आपको कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या चीज पढ़ाई थी। बेटा हम लोगों ने जो चैप्टर की शुरुआत की थी वो की आनुवांशिकता के बारे में, ठीक है? अब थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना, रिलैक्स हो जाना, मस्त हो जाना, बिंदास हो जाना और यूं कह देना बस ये हर्षित सर आ गया, वो आ गया है जो अब हम पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करवा देगा, हमें टेंशन नहीं लेने देगा। मैं टच वर्ड आप लोगों को सब्जेक्ट की टेंशन बिल्कुल नहीं ले दूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको कंठस्थ करवा दूंगा मैं, मगर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। दो बच्चे थे जो कमेंट बॉक्स में आपस में पता नहीं क्या ब्लैंक मैसेज भेजते रहते हैं, वो मैंने दो बच्चों के बारे में बोला नहीं है, फिर बोल रहा हूं, अगर अगली बार मुझे कमेंट में कोई आलतू फालतू कमेंट करता हुआ मिल गया तो मैनेजर ने मुझसे बोल रखा है सर ब्लॉक कर दूं, मैंने अभी तक हाँ नहीं की है, मैं हाँ कर दूंगा। मतलब होता है ना यार, देखो एक बैच बहुत परफेक्ट कब बनता है? जब उससे सिलेक्शन होते हैं तो थोड़ी बहुत साफ सफाई करनी पड़ती है। खरपतवार तो यहां पे भी मैं नहीं जानता, देखो बैच में कोई भी एक बच्चा भी मेरा तो बुरा नहीं है, सारे लोग बहुत अच्छे हो तुम। तो जिस बच्चे ने अभी तक आलतू फालतू का कुछ भी काम किया है वो कृपया करके सारा काम छोड़ दे और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए, ठीक है? ओके, क्लियर हो गई ना मेरी बात? बस आज से अब फालतू मैसेज मत करना, आज तक छोड़ो, ठीक है? अब आ जाओ। हम लोगों ने वंशानुगति के आणविक आधार के बारे में बात की थी। हम लोग ये चीज जानते हैं वंशानुगति का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ सर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं वो वंशानुगति के गुण होते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा था आणविक आधार में सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए होता है, क्योंकि यह आपका आनुवांशिक पदार्थ है, इसे हम न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। नीट में आने लायक क्वेश्चन है, स्टार लगा रखा है। और न्यूक्लिक अम्ल में दो चीजें आती है, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है? डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करते हैं। फिर दो चीज आई थी, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। मैंने बोला था टाइड का मतलब किसी को नहीं छोड़ोगे, सबको खत्म कर दोगे, तो ये टाइड हो गया। साइड में दोनों आएंगे, बस एक चीज नहीं आएगी, वो है फॉस्फेट, ठीक है? सो शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं और टाइड में इसमें फॉस्फेट और जोड़ दिया जाता है। अब सबसे पहले आती है शर्करा के बारे में बात। डीएनए में जो शर्करा होती है ना दोस्त, वो होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा? डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज शर्करा का मतलब होता है ऐसी शर्करा जिसमें दूसरे नंबर के कार्बन पे, ध्यान से सुनना, जिसमें दूसरे नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन जो हो वो एब्सेंट हो, ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। और जो राइबोज शर्करा होगी उसमें दूसरे नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। राइबोज शर्करा आपको आरएनए के अंदर मिलेगी, जबकि डीऑक्सी राइबोज शर्करा आपको डीएनए के अंदर मिलेगी। सर बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात भी हमें क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक आपको याद है प्यूरिन और पायरिमिडीन। मैंने बोला था जिंदगी में कभी याद करने की जरूरत ही नहीं है, जिसकी स्पेल में वाई आ जाए वो पायरिमिडीन है। थायमीन और साइटोसिन पायरिमिडीन, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं। डीएनए के अंदर ये सारे मिलते हैं, मगर आरएनए के अंदर थायमीन की जगह यूरासिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरासिल। बोलो बात सही है। और यूरासिल को एक और नाम बोलते हैं, ऐड कर लेना, 5 मिथाइल यूरासिल। वाओ सर क्या बात है, लिखवा भी दूंगा नहीं तो लिख लेना, 5 मिथाइल यूरासिल बोलते हैं, ठीक है? यूरासिल का दूसरा नाम। अगला पॉइंट फॉस्फेट। डीएनए में अगर कभी भी कोई बोले ऋणावेश क्यों होता है तो आंसर है फॉस्फेट। डीएनए अम्लीय होता है क्यों? आंसर है फॉस्फेट, ठीक है सर? आगे चलते हैं। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक।
इनके बीच में एन ग्लाइकोसाइड एक बंद होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा होगा, फर्स्ट नंबर के कार्बन से। बोलो बात सही सर, मजा आ गया। इसके बाद मैंने बोला था फॉस्फेट, कौन कौन से बंद यहां पे पाए जाते हैं वो लगभग मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। यहां तक अपना काम पूरा हो गया है। बोलो क्या यहां तक अगर पॉइंट सारे क्लियर है तो एक बार डन कर दो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कर दो सर ओके, एक बार कर दो मुन्ना ओके, ए का मतलब है ओके, तो ए कर दो, न्यू कह दो सर ओके। यहां तक डन है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ये पोल चल रहा है तुम्हारा, पोल शोल, क्या चल रहा है, पोल शोल, ठीक है मेरे भाइयों दोस्तों। बेबी बताओ ना, आ गया क्या यहाँ पे बाबू समझ में, बता दो मेरे बालकों क्या हाल है तुम्हारे, डन है। ठीक है मुन्ना, डाउट तो नहीं है। अब बेटा वॉइस कुछ कम नहीं है, अच्छी आ रही है वॉइस बेटा, तो इंक्रीज कर ले, अब तो सही आ रही है बेटा वॉइस, बाकी बच्चों को दिक्कत नहीं है, एक दो को दिक्कत है बेटा। शादी हो जाएगी तो बीबी की कैसे सुनोगे नालायको। 98.18% अपने साथ है, थोड़े बहुत स्पैमर भी हैं, तो लगभग 99% अपने साथ है, बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स बंद कर देता हूं क्योंकि अब चलना है अपन को आगे, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से देखो ये वाला चैप्टर बहुत शानदार है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के अंदर जिसको जल्दबाजी है ना बेटा, वो फिर देखना अपना, कोई इस चैप्टर में नहीं बोलेगा, कम से कम इसमें और इसके अगला वाला चैप्टर जो अनुवांशिकी है, इन दो चैप्टर में कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा हर्षित सर तेज चलो, नहीं बोलना है। मैंने इससे पहले वाला चैप्टर भी आपको बहुत आराम से करवाया, और मेरे ख्याल से उस चैप्टर का अब आपको कहीं पे भी रिवीजन देखने की भी जरूरत नहीं है, अब कहीं पे भी यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले वाला चैप्टर अब आपका बहुत ताबड़तोड़ हो चुका है। मैं इतना मानता हूं, जिसने मेरी बात मानी है उसने तो किया ही होगा। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बोर्ड टाइप क्वेश्चन भी करवाऊंगा, मैं बोर्ड टाइप क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिया था, और मेरे ख्याल से सबने किया होगा। अब मैं यहाँ पे आज आपके सामने एक और चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कृपया करके सारे के सारे बच्चे बस फोकस करेंगे। ये चैप्टर दोस्त याद रखना, देखो ये चैप्टर ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके अंदर, मतलब इस चैप्टर में ना कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने भी इस चैप्टर में एक क्लास बीच की छोड़ दी ना, उसको अगला समझ में ही नहीं आएगा, विश्वास करना। मैं जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊं तब तक डोंट टच द एनसीईआरटी, तब तक जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा। मैंने नहीं पढ़ाई एनसीईआरटी तो तुम्हें भी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, मैंने पढ़ाई तब पढ़ लेना, जितनी पढ़ाई उतनी पढ़ना, आगे मत चलना। विश्वास करना, पहले पॉइंट से एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, सारांश तक एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे नोट से बाहर कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी जो इतनी टिपिकल बात बोलती है उसको बहुत आसान तरीके से, विश्वास है ना मुझ पे, मैं डायग्राम से क्लियर कर दूंगा, तो बस विश्वास रखो, अपन करवा देंगे तुम्हें, टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, बिंदास, आ जाओ, ठीक है आ जाओ। तो दोस्तों हमने दो चीजें अभी तक पढ़ ली है, एक हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोसाइड, एक हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड। तो हम एक बात तो क्लियर हो गए, क्या, अगर आपने ये पढ़ा है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियो क्या साइड, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर जब चालू होगा ना तो ताबड़तोड़ खत्म हो जाएगा, मगर जब तक ये चैप्टर चालू नहीं हुआ, ये अभी बहुत बेसिक्स चल रहे हैं इनके, तो बेसिक्स में टाइम लगता है। नींव होती है, नींव सबसे इंपॉर्टेंट होती है नींव, उसके बाद तो मकान बनने में देर नहीं लगती, तो नींव है ये, ठीक है। क्या होता है न्यूक्लियोसाइड का मतलब, सर हमें याद है, मैंने कहा क्या सर, शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक, मैंने कहा क्या बात है यार तुम्हें याद है, हाँ सर, तो चाहे मैं कुछ भी लिख दूं, मैं लिख दूं नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा, बताओ क्या यही पॉइंट लिखा था क्या। सर हर्षित सर मजा आ गया, आपने बिल्कुल यही बात हमें पहले भी बताई थी और हमें याद है। आप कितनी बार बताओगे, मैं कहूंगा मैं तुमको इतनी बार बोल दूंगा ये चीज कि तुम कभी भूलोगे ही नहीं, तुम कहोगे हर्षित सर इतनी बार हमारे नोट्स में ये चीज लिखी हुई है, अब तो हमें टिप्स पर याद है। तो चलो ना फिर आगे चलते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैंने आपको कौन कौन से क्षारक बताए थे, ठीक है, आप लोगों को सबको याद है, सर कौन कौन से पता है दोस्त तुमको, तुम मेरे से पूछोगे नहीं पूछोगे उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुमको पता है कौन कौन से। देखो तुमको ये चीज पता है कि तुम लोगों ने कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक पढ़े हैं अभी तक। तुमने दोस्तों मेरे से अभी तक जो नाइट्रोजन क्षारक के नाम सुना है वो है एडिनिन, वो है गुआनाइन, वो है साइटोसिन, ठीक है, ये भी पढ़ा है तुमने, ठीक है, वो है थाइमीन, और लास्ट में तुमने पढ़ा है यूरासिल। ये तुमने नाइट्रोजन क्षारक मुझसे पढ़ ली है, बिल्कुल हर्षित सर डन वाली बात है। ये सारी चीजें हर्षित सर हम पढ़ चुके हैं आपसे, हम लोगों को सर सारी चीजें पता है कि जो यूरासिल होता है वो आरएनए में पाया जाता है, ये भी हमें पता है, तो आपको ये बात भी हमको बताने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है। अगर कभी भी ए लिखा है यहां पे ए, ठीक है,
ए। तो नाइट्रोजन क्षारक का नाम क्या है, शर्करा मिला के इसका नाम क्या है वो लिख रहा हूं। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। अब यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो वाला कॉन्सेप्ट बड़ा खास है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, और उसको चीज को समझना। अब ये अगर तुम्हारे सामने ये सब कुछ लिखा है तो क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहले नाइट्रोजन क्षारक देखते हैं, नाइट्रोजन क्षारक का नाम क्या है। देखो इसको सबसे पहले बोलते हैं नाइट्रोजन क्षारक, तो क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, ए लिखा हो तो ए का नाम क्या है। देखो जरा ध्यान से देखना बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। तो ए अगर आता है तो ए का नाम क्या है, ए का नाम है एडिनिन। सर बिल्कुल सही। जी क्या है, जी का नाम है ग्वानिन। ध्यान से सामने देखते रहना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडिनिन ग्वानिन। सी क्या है, सी है साइटोसिन। बोलो बात सही है। टी क्या है, थाइमीन। बोलो बात सही है। यू क्या है, यूरासिल या यूरेसिल, कुछ भी बोल दो। क्या ये नाइट्रोजन क्षारक का नाम क्लियर है सबको? सर बिल्कुल सही बात है। अब सुनो बेटा जरा अगली बात। अब अगर तुमने इस नाइट्रोजन क्षारक में, हां अगर तुमने शर्करा जोड़ दी, क्या क्या, अगर तुमने इस नाइट्रोजन क्षारक में शर्करा जोड़ दी, शर्करा जोड़ोगे ना, नाइट्रोजन क्षारक में शर्करा जोड़ दोगे, ठीक है सर। तो अगर तुमने यहां पर इन सबके साथ शर्करा को ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, शर्करा को, शर्करा का मतलब शुगर। तो अगर तुमने यहां पे इन सबके साथ शर्करा को ऐड कर दिया है, सबके साथ शर्करा को ऐड कर दिया है, सबके साथ शर्करा ऐड कर दी है तुमने, बिल्कुल मैं यही तो लिखवा रहा हूं। तो आप अब इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, कौन सा न्यूक्लियोसाइड है? तो जरा देखते हैं, तुम्हारे सामने सामने करवाने वाला हूं बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे क्या लिख दूं, न्यूक्लियोसाइड। तो जब एडिनिन नाम के नाइट्रोजन क्षारक में शर्करा जोड़ी जाती है तो इसे बोलते हैं एडिनोसाइन। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? इंग्लिश में लिख दूं थोड़ा सा चलेगा? हाँ सर लिखो। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एडिनोसाइन। यहां पर मैंने दोनों को प्लस कर दिया है, बस याद रखना, अगर मैंने प्लस कर दिया तो ये बनेगा, ये सब प्लस कर दिए, क्योंकि अब मैंने ग्वानिन के साथ अगर शर्करा जोड़ दी, ग्वानिन के साथ क्या बोल दी, शर्करा, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्वानोसाइन। साइटोसिन के साथ शर्करा जोड़ी तो साइटोसाइन नहीं होगा, इसका नाम है साइटिडाइन। थाइमीन के साथ अगर मैंने शर्करा जोड़ दी तो इसे बोलते हैं थाइमिडाइन। और यूरासिल के साथ शर्करा जोड़ दी तो इसे बोलेंगे यूरिडाइन। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? ये डाइन डाइन वाला वर्ड, आरएनए, यूरासिल तो आरएनए में मिलता है, वो तो छोड़ो, मगर डाइन डाइन वाला वर्ड उसमें है जिसमें वाई लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये वाली बात यहां तक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं आपको ये वाली बात कई बार बता चुका हूं जो ऊपर ऊपर लिखी है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक के साथ अगर आप शर्करा जोड़ दोगे तो न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ये सारे नाइट्रोजन क्षारक हैं जिसके सामान्य नाम ये हैं, मगर इन सामान्य नाम के साथ अगर आपने शर्करा जोड़ दी तो इनका नाम चेंज हो जाएगा। क्या होगा, एडिनिन का एडिनोसाइन, ग्वानिन का ग्वानोसाइन, साइटोसिन का साइटिडाइन, थाइमीन का थाइमिडाइन और यूरासिल का यूरिडाइन। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? क्या पक्का कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? सबको मेरी बात क्लियर हो गई है? सर मजा आ गया सर, बड़ा आराम से और शानदार चीज बता दी। अब देखो न्यूक्लियोसाइड भी क्लियर। हाँ अब अगला क्या है, अरे सर फिर से कुछ नया। हाँ मैंने पहले भी बोला था, मजा तो तभी है बायोलॉजी का जब कुछ नया और कुछ शानदार पढ़े। हाँ अब क्या है अगला, अगला है न्यूक्लियोटाइड। सर ये तो हमें याद है, क्या है न्यूक्लियोटाइड का मतलब, बताओ ना, तुम ही बता दो, मैं तो कुछ नहीं बोला। सर न्यूक्लियोटाइड का आपने मतलब हमें बताया था, क्या आपने बताया था, नाइट्रोजन क्षारक जो होता है ना, हाँ अगर उसके साथ हमने शर्करा जोड़ दी, मैंने कहा ठीक है, और शर्करा के साथ हर्षित सर हमने एक चीज और जोड़ दी, चिल्ला के बोलो, फॉस्फेट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। बोलो बात सही है? क्या मेरी क्लास में सारे बच्चे मेरी एक बात मानेंगे, क्या इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सर न्यूक्लियोसाइड।
बेटा इतनी इजी जो बॉटनी पढ़ा रहा हूं ना, विश्वास करना कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगी, मगर बस मेरे दिमाग मेरे साथ जितना मैं पढ़ाऊंगा उतने पे ध्यान रखना है। अभी अभी पढ़ा के आया हूं न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, ये रहा नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा, तो यही तो लिखा है नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा न्यूक्लियोसाइड, और इसके साथ अगर फॉस्फेट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। यही तो लिखवाया है, कोई नई चीज थोड़ी लिखवाई है बस। तो तुम काहे कंफ्यूज होते हो कि अर्षित सर कुछ नया लिखवा दिया। मैंने बोला तुमसे मैं कुछ भी नया नहीं लिखवाऊंगा जो तुम्हें कंफ्यूज करे। मैं बायोलॉजी में ऐसा कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं बेटा। वो लोग अलग होते हैं जो कहते हैं कि ये चैप्टर बेटा बहुत मुश्किल होगा, तुझसे ना हो पाएगा। मैं कह रहा हूं तुझसे ही हो पाएगा, तू ही करेगा ये चैप्टर, और तू ऐसे चैप्टर कर लेगा कि तू यूं बोलेगा अर्षित सर एक बार बताऊं, ये सबसे आसान चैप्टर थे, क्योंकि ये रटने वाले नहीं है, ये समझने वाले हैं। अब जरा देखते हैं, आओ। मैंने सारे नाम तुमको पता है? हाँ सर ये सारे नाम पता है। सारे किसके नाम है? न्यूक्लियोसाइड के। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मुन्ना एक काम करना, यहां पे सारे नाम न्यूक्लियोसाइड लिख लो। कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड थे, याद है सभी लोगों को? अरे सर हम भूलते नहीं है। क्या क्या था सर? एडिनोसाइन था सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या था? टेबल बनाऊं क्या? वैसे टेबल की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लो। एडिनोसाइन, बोलो यही था। दूसरा क्या था? ग्वानोसाइन साइटिडाइन। ग्वानोसाइन साइटिडाइन, थाइमिडाइन और यूरिडाइन। दोबारा रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या सभी लोगों को, जितने मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, क्या सभी लोग बोलेंगे क्या कि ये सारे के सारे मेरे न्यूक्लियोसाइड हैं? ये रे न्यूक्लियोसाइड, यही नाम है सारे। मैंने यहां ही सारे नाम लिख दिए। बोलो बात सही है? क्या बोला मैंने दूसरी चीज यहां पे? मैंने दूसरी चीज ये बोली कि इसके साथ अगर मैं फॉस्फेट जोड़ दूंगा। अरे सर बड़े स्मार्ट हो रहे हो, बिल्कुल। और मैंने बोला था कि इसके साथ फॉस्फेट कितने जुड़ते हैं? 3। एक फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट, याद है? ठीक है। तो बेटा तीनों फॉस्फेट एक साथ तो जोड़ूंगा नहीं, पहले एक फॉस्फेट जोड़ूंगा। अरे सर बहुत स्मार्ट हो गए, देखो एक फॉस्फेट। बोलो बात सही है? ठीक है। तो ऐसे क्या मैं इन सबके साथ भी एक एक फॉस्फेट जोड़ सकता हूं? सर बिल्कुल सर सही बात है, सबके साथ एक एक फॉस्फेट जोड़ दो। एरो लगा दूं? सर आप मानोगे थोड़ी ना। लो लगाओ सर एरो, ये लो बेटा, ये एरो लगा दिए। लो, कोई लोड ही नहीं है, क्लियर होगा डायग्राम। आगे एक और एरो लगा दूं? बिल्कुल सर लगा दो, तभी तो मजा आएगा। बोलो क्या नाम लिखना चालू करूं एक एक करके? अगर तुम लोग भी मेरे साथ हो तो अभी क्या नाम लिखना चालू करूं? ठीक है। ये क्या है? एडिनोसाइन। ये कितना फॉस्फेट दिख रहा है? एक ही तो फॉस्फेट है अभी, ये 2 थोड़ी दिख रहा है किसी को। ध्यान से देखो, ये चश्मा लगा के। अबे चश्मा, अबे नालायको, ये मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अभी एक गर्लफ्रेंड है, 2 गर्लफ्रेंड है तुम्हारे पास? सर एक भी नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, पर्सनल नहीं। अभी कितने फॉस्फेट? एक। तो क्या मैं बोल सकता हूं एडिनोसाइन एक को हम बायोलॉजी या केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? मोनो। तो क्या मैं इसका नाम लिख सकता हूं ये कि एडिनोसाइन, हाँ सर, मोनोफॉस्फेट। जिसको भी समझ में नहीं आए वो बता देना, वैसे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, खुद कह दोगे अर्षित सर मजा आ गया। सही है, एडिनोसाइन लिखा ही हुआ है, एक फॉस्फेट जोड़ दिया तो क्या हो गया? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अर्षित सर क्या बात है, सारे नाम लिख रहा हूं मैं। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है ग्वानोसाइन। उसके बाद क्या है? साइटिडाइन, क्लास में याद होगा बेटा। उसके बाद क्या है? थाइमिडाइन। उसके बाद क्या है? यूरिडाइन। बोलो बात सही है? और क्या इन सबके आगे मैं मोनोफॉस्फेट जोड़ सकता हूं? अरे अर्षित सर कॉपी पेस्ट, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, बस मोनोफॉस्फेट ही तो जोड़ना है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? सर बहुत शानदार। क्या अब यहां पे जितने बालक पालक बैठे हैं, क्या वो सब बालक मानते हैं मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकता हूं? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट, यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट। मैंने कुछ गलत चीज तो नहीं लिखी? मोनो का मतलब एक फॉस्फेट। तो मैंने जब न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट जोड़ा
तो उसका नाम क्या है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। बोलो बात सही। अगर आपको याद हो तो ये वाला जो डायग्राम था, इसमें देखो ये शर्करा है, हाँ, ये नाइट्रोजन क्षारक, तो दोनों को मिला के क्या बोलते थे? न्यूक्लियोसाइड। सही है। एक फॉस्फेट जोड़ दिया तो इतना जो दिख रहा है अभी आपको, ये है एडिनोसाइन, मान लो ये एडिनिन जुड़ रहा है, मोनोफॉस्फेट, थाइमीन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट। तो मोनोफॉस्फेट का मतलब एक फॉस्फेट। सर बहुत ही बढ़िया, अब आ जाओगे। अब अगली चीज पे अगर अपन चले तो यहां पे मान लो दोस्त, मैंने यहां पे एक फॉस्फेट और जोड़ दिया। सर फिर, अरे मैं बोल रहा हूं ना, 3 फॉस्फेट जुड़े ना, अभी तो अपन एक एक करके जोड़ रहे हैं। एक फॉस्फेट बेटा तुमने और जोड़ दिया है। वाह सर। अब जिस बच्चे ने कोई एकदम से दिखाऊंगा ना पेज, वो कहेगा अरे यार ये तो हमको याद ही नहीं होगा। मगर जिस बच्चे ने सच में एक बार देख लिया, वो कहेगा अरे सर इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, एक फॉस्फेट है, एक और फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या बनेगा? सर डाइफॉस्फेट। बताओ इसमें कोई रटने वाली बात है? सर हम भी तो यही करें, ये तो आसान हो गया। ये लो एरो बना दिया, ये लो, ये लो, ये लो, क्या बनेगा? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट, साइटिडाइन डाइफॉस्फेट, थाइमिडाइन डाइफॉस्फेट और यूरिडाइन डाइफॉस्फेट। बताओ किसी को दिक्कत है? मैंने कुछ लिखा है क्या यहां पे? नहीं। बस यहां पे डी का मतलब याद रखना, डी का मतलब है डाइफॉस्फेट। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? 100% किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां पर? शानदार तरीके से मेरी बात क्लियर हो गई है? यार ये शाम को हमेशा बेटा जब भी क्लास लेता हूं ना, झक्कड़ भार पहले तैयार रहता, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बोलो यहां तक पॉइंट क्लियर है? मजा आ गया? हाँ सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर, क्या बात है, आपकी बात तो बिल्कुल समझ में आ गई है। ठीक है बेटा, अब जब इतना काम किया है, हाँ, तो एक एरो और लगा दो बेटा आगे। मगर एरो से पहले एक बात और याद रखो, एक फॉस्फेट और जोड़ दो। एक फॉस्फेट इसके साथ मान लो तुमने और जोड़ दिया, ये फॉस्फेट यहां जोड़ दो, एक फॉस्फेट यहां जोड़ दो, एक फॉस्फेट यहां जोड़ दो, एक फॉस्फेट यहां जोड़ दो और एक फॉस्फेट यहां जोड़ दो। बोलो बात सही है? हाँ सर बिल्कुल। अब ये पेज बेटा उस बच्चे को मुश्किल लगेगा जिसने कभी नहीं पढ़ा, और जिसने बस एक बार पढ़ लिया वो कहेगा अर्शी सर इससे आसान तो कोई चीज ही नहीं है। आज का सबसे इजी पेज था ये जो आज आपने हमको करवाया, इससे इजी पेज तो अर्शी सर है ही नहीं। सबसे इजी पेज है अर्शी सर ये हमारा आज का। अब क्या बनाइए, ध्यान से देखना क्या बनाइए। ये अगर यहां पे मैंने सारा काम कर लिया तो डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट और जुड़ा तो ये हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। ये क्या हो गया? ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट और यूरिडाइन ट्राइफॉस्फेट। बोलो क्या मेरा पॉइंट सब लोगों को क्लियर है? क्या मजा आ गया क्या इस पेज में? ये बता देना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अगर यहां पे टी लिखता हूं तो इसका मतलब है ट्राई फॉस्फेट, मतलब डी पी ला लो और टीपी है ना, ट्राइफॉस्फेट। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? बस यही मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सबके दिमाग में रखनी है कि एटीपी कैसे बना, जीटीपी कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना और ये कैसे बना। बोलो क्या डन है? सारे के सारे पॉइंट, इन पॉइंट्स में यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी दोस्त को। सारे लोग ये कहने चाहिए अर्शी सर ये बड़ा आसान हो गया, हमें तो लग रहा था ये तो हमसे होगा ही नहीं, मगर मैंने देखो तुमसे पहले भी बोला था बड़ा आसान होता है। बायोलॉजी सच में बड़ी आसान है, बायोलॉजी में कभी कुछ मुश्किल है ही नहीं। बट हम स्टेप टू स्टेप वाइज ही चलेंगे। अगर हम स्टेप वाइज चले तो बड़ा आसान हो जाएगा बायोलॉजी, और अगर स्टेप वाइज नहीं चले तो बेटा एक भी स्टेप अगर आपसे मिस हो गया तो याद रखना उसके अंदर फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाएगी। डन है? 100% कहीं कोई कैसी किसी तरीके की भी दिक्कत यहां से वहां तक आइए तो बता दो। यहां से वहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत आसान तरीके से मैंने इन सब का चीज आपको बता दी। हर बार फॉस्फेट जोड़ा है, पहले मोनोफॉस्फेट, फिर डाइफॉस्फेट, फिर ट्राइफॉस्फेट, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। सो यहां पर अगर आप चाहो तो मैं एक यहां पे ब्लॉक और बना सकता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए कि आप लोगों को पता लग जाए हमने किसका नाम क्या रखा था। बोलो भैया डन है? मजा आ गया? ये वाला पेज किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैंने क्या किया है, मैंने बस नाइट्रोजन क्षारक जो न्यूक्लियोसाइड था उसके साथ बस दोस्त एक फॉस्फेट जोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया बस। फिर दूसरा फॉस्फेट जोड़ा, फिर तीसरा फॉस्फेट। तो नाम
अगर कोई पूछता है एटीपी का पूरा नाम, तो आपको नाम पता है क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। टीपी है ट्राइफॉस्फेट, डीपी है ड्राइफॉस्फेट, एमपी है मोनोफॉस्फेट। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो नहीं आ गया? सर ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, आ जाओ फिर, आ जाओ। हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि डीएनए जो होता है, हाँ, वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। सारे बच्चे न्यूक्लियोटाइड का मतलब जानते होंगे, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी। बोलो बात सही है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ठीक है, बहुलक का मतलब होता है इंग्लिश में पॉलीमर। इसका सीधा सा मतलब है कि जो डीएनए होता है वो बहुत सारे बहुलकों से बना होता है। डीएनए बहुत सारे बहुलक से बनता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? तो डीएनए में एक बहुलक नहीं होते, एक से ज्यादा बहुलक होते हैं। बहुत सारे बहुलक का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से बनता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब आप जानते हो, है ना? क्या? नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा, फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड से बनता है। बहुत बढ़िया बात है सर, मजा आ गया। आप सुनो, ध्यान से सुनते रहना, मजा आएगा। डीएनए में एक प्यूरिन जानते हो सब? सर एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। पायरिमिडीन से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। बोलो बात सही है? ये वाली बात क्लियर हो गई? क्या होता है मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनते रहना बस। मान लो अगर तुमने डीएनए पढ़ा, तो डीएनए में अगर एडिनिन है, एडिनिन को प्यूरिन बोलते हैं, हाँ। ग्वानिन है, इसको भी प्यूरिन बोलते हैं, हाँ। तो एडिनिन के सामने हमेशा थाइमिन आएगा पायरिमिडीन से, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगा। बोलो बात सही है? और इन दोनों के बीच में पाए जाएंगे हाइड्रोजन बंध। तो एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होंगे। ये जो मैंने बीच में बना रखा है ये क्या है? ये है हाइड्रोजन बंध। बोलो बात सही? सो मैंने क्या बोला? मैंने बोला एडिनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध है? हर सर 2 हाइड्रोजन बंध है, 2। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध है। बोलो क्या यहां तक पॉइंट मेरा क्लियर है? 100% कोई दिक्कत तो नहीं है? डन है यहां तक पूरी बात? थंब कर दो एक बार कि पॉइंट क्लियर है क्या मेरा। ये तुम्हारा चैट बॉक्स खोल दिया, बताओ पॉइंट बिल्कुल क्लियर है क्या? मतलब दोस्त इसका सीधा सा मतलब हो गया, अगर डीएनए तुम्हारा ऐसे है और डीएनए ऐसे है, अगर यहां पर आपको मिलेगा मान लो एडिनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन, तो सामने कौन से होंगे? क्या आपको सबको पता है कि सामने क्या होगा? ए के सामने हमेशा कौन बैठेगा? टी। जी के सामने कौन बैठेगा? सी। टी के सामने कौन बैठेगा? ए। सी के सामने कौन बैठेगा? जी। जी के सामने कौन बैठेगा? सी। ए के सामने कौन बैठेगा? टी। कितने बंद होते हैं पता है? ए और टी के बीच में 2, जी और सी के बीच में 3, ए और टी के बीच में 2, जी और सी के बीच में 3, ए और जी और सी के बीच में 3, ए और टी के बीच में 2। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मजा आ गया? यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। मैं मेरे सारे दोस्तों को एक बात और बोल देता हूं, बाहर आंधी आ रही है। अगर आज का लेक्चर कभी भी ये बंद हुआ तो 1 घंटे का लेक्चर आपको कल की क्लास से पहले मिलने वाला है, तो प्लीज कर लेना। कर लोगे? मतलब मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे बता देना, या तो कल की क्लास से पहले भेजूं या उसके बाद एक लेक्चर भेज दूं, क्योंकि एक मैं लेक्चर फिर आपको रिकॉर्डेड भेजूंगा। अगर आज मेरी बारिश की जैसे या आंधी की जैसे मेरी क्लास खराब हुई तो मैं फिर बोल रहा हूं,
तो या तो कल का लेक्चर ले लेना, परसों में एक एक्स्ट्रा लेक्चर तुम्हें दूंगा, फिर मतलब मुझे देखो देना पड़ेगा, मतलब इस चैप्टर में तो देना ही पड़ेगा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? तो कल क्लास से पहले एक्स्ट्रा लेक्चर दूं या फिर दोनों बात पूछ लेता हूं, क्लास से पहले दूं या परसों एक लेक्चर एक्स्ट्रा दे दूं? बता दो मेरे को। ऑप्शन दे रहा हूं ए, कल, वैसे क्लास के पहले से अच्छा है परसों लेक्चर दूंगा एक एक्स्ट्रा, परसों एक एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा, ठीक है? तो परसों एक एक्स्ट्रा लेक्चर कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना? इसमें तो सब तैयार हो। परसों एक एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा अगर आज क्लास में डिस्टरबेंस हुआ तो। आपको ही पता है, आपके वहां पे भी आंधी झक्कड़ का चक्कर चल रहा होगा। बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर है? इतना तो मेरा साथ दे देना दोस्त, यूं मत कहना अर्शी सर मत दो, ज्यादा नहीं दूंगा, 1-1.5 घंटे का एक लेक्चर दूंगा, जो मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाएगी। परसों दूंगा, परसों। यार कल क्लास से पहले तो दिक्कत है, पूछो क्या? अगर मैंने कल क्लास से पहले लेक्चर दे दिया तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, जिनको जो स्कूल भी जाना पड़ता होगा, जिसके पास और भी कोई काम होगा, तो कल वाला लेक्चर जो अपन शाम को लेंगे वो तो लेंगे ही, ठीक है? उसके बाद एक एक्स्ट्रा लेक्चर दे दूंगा मैं 1.5-1 घंटे का। तो इतना तो तुम झेल लोगे, मेरे हिसाब से झेल लोगे ना, इतना झेल लोगे ना? बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से ये ए ऑप्शन सही है। मेरे साथ 93% बच्चे, भाई देखो बाकी भी परसेंट भाई मेरे साथ रहो ना यार, थोड़ा तो मेरे साथ दिया करो, कभी कभी थोड़ा मेरे साथ दिया करो यार, ऐसा मत किया करो। मैं भी तो तुम्हारे लिए एक अलग से मेहनत करूंगा, लेक्चर बनाऊंगा, तो थोड़ा सा मेरे साथ दिया करो। देखो ना आज मैं तुम्हारे लिए क्या क्या चीज लेके आया हूं, देखो अगर लाइट आ गई, अभी तो नहीं आई मगर आ गई, तो देखो ये पूरी एनसीईआरटी दिख रही है, और देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन भी करेंगे अपन, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं भाई, कोशिश तो यही है कि क्वेश्चन करवाऊं, बस लाइट का चक्कर। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? तो सभी लोगों को याद होगा ए और टी के बीच में सर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी और सी के बीच में हर सर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बताओ क्या यहां तक पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है? तो क्या मैं आगे को चल सकता हूं? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? 100% बता देना मुझे, क्लियर है क्या? इजी है? कहीं कोई डाउट तो नहीं आया? मैंने जो आज आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताई, वो एक बहुत छोटी सी चीज आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट किसी को आएगा ही नहीं। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि यहां तक हर्षित सर हमें डाउट है, तो मेरे ख्याल से देखो डाउट बनता ही नहीं है। यहां तक हमको पता होना चाहिए। बोलो बात सही है? सो अगर मैं कभी भी पूछूंगा ए और टी के बीच में कितने बंद, तो आप बोलोगे 2। मैं पूछूंगा जी और सी के बीच में कितने बंद, आप बोलोगे 3। डन है? 100% कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या मैंने इस डायग्राम में पूछा कि इस डायग्राम में कितने हाइड्रोजन बंद है? क्या आप मुझे टोटल करके बंद बना सकते हो? कितने हाइड्रोजन बंद है टोटल कर लोगे? देखो 2 और 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सही बात है 15 इसका आंसर आ गया। डन? मान लो मेरे लाल मैंने तुमसे यहां पे अब कुछ और बात कर दी नहीं खास। सर क्या करने वाले हो? मान लो मैंने तुम्हें यहां पे एक डीएनए बना के दे दिया, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होता है, आप कुछ भी बना सकते हो। अगर मैंने यहां पे आपको डीएनए बना के दे दिया, मान लो GCATTGC, ये डीएनए बना के दे दिया। अगर मैंने बोला डीएनए 2 श्रृंखलाओं से बना होता है, एक ये रही एक इसके सामने रही, मैं बोलता हूं डीएनए में यहां पे मैंने ये सब कुछ बना के दे दिया, क्या सामने वाली श्रृंखला बना सकते हो? क्या अब यहां पर इस क्वेश्चन में देता हूं एक क्वेश्चन कि इस डीएनए में कुल हाइड्रोजन बंद बताओ, कुल हाइड्रोजन बंद बताओ, बताओ कितने हाइड्रोजन बंद दिख रहे हैं तुम्हें यहां पे? जल्दी से मुझे बता दो कि कितने हाइड्रोजन बंद दिख रहे हैं तुम्हें यहां पर। अगर तुम्हें दिख रहे हैं तो मेरे को फटाफट से बता दो कि यहां पे कितने हाइड्रोजन बंद है, जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए 12, बी 17, सी 19, डी 18। बता दो, ये सारे ऑप्शन तुम्हारे सामने है, कितने हाइड्रोजन बंद है यहां पर। ये तुम्हारे सामने पोल आ गया, लो तुम्हारा पोल कर लो। दूसरा डीएनए बनाने की जरूरत ही नहीं है, तुम यहीं से ही बता सकते हो कि क्या होगा। जी के सामने सी आएगा, 2 हाइड्रोजन बंद, सीधी सी बात है। एडेनिन
हमेशा थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बंद, गुआनिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंद, तो गुआनिन के सामने साइटोसिन, तो साइटोसिन के सामने गुआनिन, बात तो एक ही है। बता दो आंसर, देखते कितने बच्चों को समझ में आया ये। मेरे ख्याल से तो आंसर शायद आ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, आ गया होगा आंसर। बताओ क्या आंसर आया तुम्हारा, इसमें कोई आंसर आया क्या? आया क्या? देखता हूं। मेरा आंसर तो इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए, डी। 65% भारतीयों का सही है, बाकी गलत क्यों कर रहे हो भाई? अबे क्या हो गया? अबे यहां पे एक लाइन देखो, एक लाइन ये पढ़ ली क्या? ए के सामने टी बैठेगा तो टी के सामने ए बैठेगा। तुमने एक कहावत नहीं सुनी, मेरा घर कहां है? मंदिर के सामने। तो मंदिर कहां है? मेरे घर के सामने। तो दोनों कहां है? आमने सामने। अबे ए के सामने अगर टी है तो टी के सामने ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बंद मिलेंगे? 2। जी और सी के बीच कितने हाइड्रोजन बंद मिलेंगे? 3। ये इतना नहीं याद होगा क्या? इतना याद है? हाँ, अब तो देखो ना क्या है क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कुछ। इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है मैंने तो तुम्हें, मैंने कुछ दिया ही नहीं है। अब तो बता दो आंसर, अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या आ रहा है आंसर। दूसरा डीएनए बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है। क्यों बना रहे हो दूसरा डीएनए भी? मगर फिर भी बनाना चाहते हो बना लो। जी के सामने आएगा सी, जी, टी, ए सी, जी, बहुत बढ़िया। इसके बीच में 2 3, ये 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 आंसर आएगा। हो तो गया, कहां दिक्कत है भाई? कर लोगे पक्का? एक और क्वेश्चन लो, अब तो सही कर देना। ये देखो एक और क्वेश्चन, बता देना मुझे। और दूसरा डीएनए बनाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे मान लो मैं लिखता हूं ए टी टी सी जी जी सी ए। अब यहां पे बता दो कि कुल हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी है। मैं इतनी तरीके से क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। वैसे तो ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, मगर फिर भी ठीक है। क्या है? 20 21 22 23। चलो भाई कर दो, कर दो भाई, इस क्वेश्चन को भी कर दो। हो जाना चाहिए बेटा। देखो ये क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे नहीं होंगे। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो तुमसे सबसे आसानी से होने चाहिए। इन क्वेश्चनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी में। बता दो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। दूसरा डीएनए बनाने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे ये एडेनिन यानी कि 2 बंद, थाइमीन यानी कि 2 बंद, साइटोसिन गुआनिन यानी कि 3 बंद। अब तो दिक्कत नहीं आएगी बेटा। देख लो, जिसने नहीं किया है बता देता हूं, पता होगा सबको। ए 2 बंद होंगे, 2 बंद, 2 2 3 3 3 3 2। सही बात है। ए के सामने बैठेगा टी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, यहां पे भी ए, यहां पे जी, यहां पे सी, यहां पे सी, यहां पे जी, यहां पे टी। बोलो बात सही है। 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। आंसर आना चाहिए इसमें 22। मेरे ख्याल से सी आंसर होगा। 73%। बाकी गलत क्यों कर रहे हो भाई? किस चीज में? टोटल भी नहीं आता क्या? वे क्या कर रहे हो? इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई? डीएनए 2 श्रृंखलाओं से बनेगा। अगर एक श्रृंखला में एडेनिन होगा तो सामने कौन होगा? थाइमीन। एक जगह ग्वानिन होगा तो सामने कौन होगा? साइटोसिन। बस इतनी सी बात है भाई। इसमें क्यों कंफ्यूज होते हो? रटना थोड़ी ना है बायोलॉजी में, समझना है ना। कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का क्लियर है? ठीक है। अब देखो अगली चीज सुनो बेटा। मुझे एक बात बताओ, एक और तरीके का क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, बहुत शानदार। क्या सर? मैं तुमसे पूछता हूं कि कौन सा डीएनए ज्यादा स्थायी होगा। मान लो तुम्हारे पास एक तो ये एक बॉन्ड है जो तुम्हें तोड़ना है, एक ये तुम्हारे पास ये 2 बॉन्ड है जो तुम्हें तोड़ने हैं। आसानी से कौन सा टूटेगा? सर ये जब अकेला था। जब ये 2 होंगे तो आसानी से नहीं टूटेंगे। बोलो बात सही है? ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, मेरी बात ध्यान से सुननी है। क्या बोल रहा हूं? एक बंद होगा तो आसानी से टूट जाएगा। हाँ, 2 बंद होंगे तो आसानी से नहीं टूटेंगे। बिल्कुल बात सही है। अगर 10 लकड़ी है तुम्हारे पास, तोड़ोगे तो आसानी से टूट जाएगी। 100 लकड़ियां हैं तो आसानी से नहीं टूटेगी। ठीक है। अब मान लो मैंने तुमको यहां पे कोई डीएनए बना दिया, ये एक डीएनए बना दिया,
ये मैंने तुमको दूसरा डीएनए बना दिया, 2 डीएनए है तुम्हारे पास। और ये भी नहीं आए तो बेटा फिर तो देखो क्या ही करोगे, फिर तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी तुम कैसे ही कर रहे हो ये तुमको पता है। अब इतना भी गलत मत करना इसमें भी। मैंने 2 डीएनए दे दिए, ये है डीएनए नंबर ए और ये है डीएनए नंबर बी, ठीक है। मैं और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा बना देता हूं इसको। कैसे बनाऊंगा देखो, अगर एक डीएनए में यहां पे एडिनिन एडिनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन थाइमीन एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एडिनिन है, दूसरी श्रृंखला बना लोगे। पता है तुम्हें ए के सामने कौन बैठेगा, लो टी, जी के सामने कौन सी, 3 बंद और 2 बंद। अब तो किसी को दिक्कत नहीं है, वो लिख भी दिया मैंने, ठीक है। ये वाला डीएनए मान लो थाइमीन एडिनिन 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 थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन एडिनिन थाइमीन। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है इन दोनों डीएनए में से ज्यादा स्थायी डीएनए कौन सा होगा। स्थायी वो होगा जिसके पास हाइड्रोजन बंध ज्यादा होंगे। अधिक स्थायी डीएनए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है या बी है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। जिसके पास ज्यादा बंध होंगे वो ज्यादा स्थायी, जिसके पास बंध कम होंगे वो कम स्थायी। सीधी सी बात है, 10 लकड़ियां होंगी तो आसानी से टूट जाएंगी और 100 लकड़ी होगी तो आसानी से नहीं टूटेगी। बता दो फटाफट से आंसर अगर आता है तो। पक्का पोल कर देते हैं क्योंकि पोल तुमको अच्छा लगता है। लो बेटा पोल आ गया तुम्हारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं है, करके देखो। ये चैप्टर बहुत ही आसान बना दूंगा मैं तुम्हारे लिए, मगर बेटा टोटल करना तो आना चाहिए। 3 और 2 5, इतना तो जोड़ना आना चाहिए, है ना। इतना जोड़ना आएगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा। डन। सबको पता होगा कि आपको क्या करना है, सब जानते हो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए के सामने क्या बैठेगा पता है आपको, तो 2 बॉन्ड, 2 मतलब मैं बनाऊं भी नहीं, मैं तो सीधा ही लिख रहा हूं। देखो यहां पे कितना लिख रहा हूं, 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2, सही है। हाँ सर, यहां पे क्या लिख रहा हूं, 2 2 2 2 2 3 3 2 2, बोलो बात सही है। टोटल कर लेते हैं, 2 बंद हो गए ना, ए और टी बैठेगा सामने। 2 और 2 4 और 2 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहां पे तो कितने हैं, 24 हाइड्रोजन बंद है। यहां पे कितने हैं, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहां पे 20 हाइड्रोजन बंद है। मेरा क्वेश्चन है कौन सा डीएनए ज्यादा स्थायी है, ए या बी। जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बंद होंगे वो ज्यादा मुश्किल से टूटेगा, तो ज्यादा स्थायी, आंसर ए आएगा। अब किसी को बेटा टोटल भी नहीं करना होगा, देखो 88%। अभी भी ये गलत पता नहीं क्यों कर रहे हैं बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो CD ऑप्शन लगा रहे हैं, ये तो कबूतर है बेटा। और ये गलत क्यों कर रहे हैं 9%, मुझे आज तक नहीं समझ में आया क्यों गलत कर रहे हैं बेटा। टोटल तो आता होगा, बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या। यहां तक वाली बात सबको समझ में आ गई। मैंने कुछ ऐसी चीज लिख दी जो दिक्कत है। तो यहां पे कौन सा डीएनए ज्यादा स्थायी है, ए। क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन बंधों की संख्या ज्यादा है। बता दो, क्या कमेंट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, बता दो क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर है क्या। थंब लगा दो, थंबनेल लगा दो, बड़ा से बता दो सर बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे। डन है, जल्दी बता दो डन है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, सारी बात क्लियर है। बेटा लाइट मैंने थोड़ी सी बंद करी है, अभी थोड़ा सा अंधेरा है, बट कोई बात नहीं, हल्का सा अंधेरा फील कर लो। मुझे लगता है बाहर आंधी तूफान खत्म हो गया है तो लाइट आ जाएगी, मगर उससे पहले बंद नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बंद कर दी है अभी लाइट, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो झेल लो, कोई बात नहीं, है ना। फिर मैं लाइट ऑन कर दूंगा, चकाचौंध हो जाएगी फिर। तो अभी रुक जाओ बस 1-2 मिनट, लाइट आ जाएगी। कोशिश तो यही है क्योंकि आंधी और बारिश बंद हो गई है। डन है, मजा आ गया यहां तक। यहां तक बताओ क्लियर है क्या, ओके है क्या यहां तक, यहां तक सब कुछ ओके है, कोई डाउट तो नहीं है भाई। अब तो नहीं होना चाहिए भाई। ए के सामने टी 2 हाइड्रोजन बंद, जी के सामने सी 3 हाइड्रोजन बंद। ये तो बेटा इतना तो याद कर लो। तुमने जब पाई की वैल्यू याद की थी तो वो तो याद की थी ना बेटा, तो इसको भी हल्का सा याद कर लो भाई। इतना इसी चीज तो याद करवा रहा हूं, और अभी भी गलत करोगे तो क्या ही कहूंगा। क्योंकि कुछ बच्चे तो पता नहीं गलत क्यों करते हैं, पता ही नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आता कि क्यों गलत करते हैं भाई। जब आसान चीज है तो गलत क्यों करना भाई। 97% अभी भी पता नहीं क्यों है भाई। गलती की बात क्यों करते हो भाई, क्यों गलत करना है मेरे को बताओ ना।
गलत करने की जरूरत ही नहीं है भाई, कोई गलत करना ही नहीं है। गलत करने, मैंने बोला एक डीएनए के पास 50 हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक के पास 20 है, कौन सा अधिक स्थायी है? आपका आंसर है जिसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्थायी, जिसके पास कम हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कम स्थायी होता है। बस इतनी सी बात है। बताओ, डन? क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक सभी लोगों को, है ना? हाँ, अब देखो कितना आसान था ना ये चैप्टर, अभी तक बहुत आसान स्मूथ गया है ना। तो सबको पता है एडिनोसिन, गुआनोसाइन, थाइमिडाइन, साइटिडाइन, ये सब क्या है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। अब चलो, जैसे ऐसे ही मैं तुम लोगों से यहां पे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जब तक लाइट आ जाएगी तब तक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बता दो इसका आंसर। तब तक लाइट आने की पूरी संभावनाएं हैं, कोशिश तो यही है भाई, आ ही जानी चाहिए। बारिश तो नहीं हो रही है बाहर। हाँ शांति है बेटा। अभी तो ये बिजली जल्दी काट देते हैं, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, मैं एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा, ध्यान रखना ना। एक लेक्चर एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है? तो उसको डाइजेस्ट कर लेना एक लेक्चर को, ठीक? आज कम भी होता तो कोई बात नहीं, कल वाली क्लास तो अपन लेंगे ही, उसके बाद एक लेक्चर अपन करेंगे इसको ऐसे। कुछ बच्चे तो अभी भी गलत करेंगे, देख लेना। कुछ तो प्रोटीन करेंगे इसको, देखना तुम खुद देख लेना। देखो चरण, ये देखो प्रोटीन, देख लो। कबूतर तो है मेरे पास बेटा, बहुत सारे हैं, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। बोलते बोलते हार गया मैं तो। ये भी कल पढ़ाया था, याद है? डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की थी? गलत मत करना, ऑप्शन पढ़ लो पहले। पोल कर दो स्टार्ट, लो कर दो। लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, पढ़ेंगे अब और ज्यादा से। लाइट चमाचम चला दो, एसी तू भी चल जा, गर्मी हो रही है बहुत तेज, ठीक है? लाइट आ गई, लाइट आ गई। चले आगे। मजा आ गया। आंसर मेरे ख्याल से फ्रेडरिक मिशर बी आना चाहिए, जिसने पढ़ी थी बायोलॉजी। बहुत बढ़िया। बाकी देखो कुछ तो मेंडल कर रहे हैं, देखो ये देखो मेंडल, वॉटसन और फ्रांस क्रिक कर रहे हैं कुछ, जबकि मैंने पढ़ाया नहीं अभी। मैंने वॉटसन और क्रिक का नाम लिया एक बार भी, मगर करना है उनको बेटा, बुद्धि कहीं तो लगाएंगे। वो कहेंगे अर्षित सर ऐसे कैसे, हमारे पास है बुद्धि सर, हमारे पास बुद्धि है, हम तो करेंगे सर, हम तो करेंगे। करो भाई करो, क्या ही कह सकता हूं फिर। कुछ मानते नहीं है ना बेटा, तो अब कुछ नहीं कह सकते फिर उनसे। कुछ तो अपनी अपनी बात चलाते, ठीक है? तो हम लोगों को ये वाली बात तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है कि डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनता है। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर बहुत सारे एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटिडाइन पाए जाते हैं। सही है? ठीक है। अब देखो जरा यहां पे ध्यान से सुनना, मजा आएगा तुमको। ये चैप्टर ही बहुत ताबड़तोड़ लगेगा। आओ, मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम बाद में लेंगे, पहले मैं यहां पे देखना। डीएनए जो होता है, हाँ, ये किससे बना होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से। ये तो मैंने लिख दिया था, पॉली न्यूक्लियोटाइड से निर्मित होता है। पहला पॉइंट क्लियर है? क्या मैं अगले पॉइंट पे चल सकता हूं? सब बिल्कुल, चलिए आ जाओ। डीएनए में होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। डीएनए जो होता है ये दोहरी श्रृंखला से होता है। सामान्यतया डीएनए दोहरी यानी कि डबल श्रृंखला, इंग्लिश में बेटा बोलते हैं डबल स्ट्रैंड, से बना होता है। बोलो बात सही? तो डीएनए कितनी श्रृंखला से बनेगा? 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है सामान्यतः, ठीक है? तीसरा पॉइंट, डीएनए की एक श्रृंखला, ध्यान से सुनना आप जरा, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, श्रृंखला 5' से 3' होती है
तो दूसरी श्रृंखला इसके प्रति समानांतर यानी कि एंटी पैरेलल यानी कि क्या होती है, एंटी पैरेलल 3' to 5' होती है। ये अच्छा पॉइंट है, अभी तक मैंने आपको इस पॉइंट के बारे में बताया ही नहीं, मैंने आपको डबल श्रृंखला बताई नहीं, तो अब मैं बताने वाला हूं आपको इस श्रृंखला की डीएनए। आज आपके सामने डिस्कवर होने वाला है कि डीएनए दो श्रृंखलाओं से मिलकर बना होगा। सर बिल्कुल सही है, मैंने आपको यह बोला कि डीएनए की एक श्रृंखला, ध्यान से सुनना, डीएनए की एक श्रृंखला अगर 5' से 3' होती है तो दूसरी श्रृंखला 3' से 5' होगी, यानी कि एक दूसरे के प्रति समानांतर होगी। समानांतर का मतलब जानते हो, समानांतर का मतलब होता है जब दोनों चीजें एक ही दिशा में जाए। ये प्रति समानांतर है, एक देखो ये इसका ढक्कन ऊपर है तो इसका ढक्कन ये ऊपर ही है, तो प्रति ये समानांतर हो गई। इसको ऐसे फोल्ड कर दिया उल्टा तो ये प्रति समानांतर हो गई, ये यूं जा रहा है ये यूं जा रही है। तो डीएनए में दो श्रृंखला होती है, एक यूं जा रही है तो दूसरी उल्टी जाती है। ये डीएनए है, तुम्हारी जो बॉडी में तुम्हारे केंद्रक में जो पाया जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो एक दूसरे के कैसी होगी, प्रति समानांतर होगी। सर बढ़िया आ गया, यानी कि अगर एक श्रृंखला डीएनए की यहां पे 5' से 3' होती है तो दूसरी श्रृंखला जो होती है वो उल्टी चलती है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? ये वाली बात सबको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल, मैंने आपको ये वाली बात तो बताई थी कि डीएनए के अंदर एडेनिन के साथ थाइमिन और गुआनिन के साथ साइटोसिन होता है। बिल्कुल सबको याद हो गया अब तो। ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड? 2। जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड? 3। वाह सर, हमें तो हर्षित सर सब याद है। तो मैं तुमसे एक बात बोलूं, डीएनए की कुछ भी तुमको मैं कोई डायग्राम बोलूं तो तुम अपने आप एटीजीसी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होता है। तुम्हें पता है हम ऐसा बोलते हैं हमारे एक शरीर में डीएनए जो होता है वो 2.2 मीटर लंबा होता है। तो छोटा मोटा डीएनए नहीं है तुम्हारे शरीर के पास, 2.2 मीटर लंबा डीएनए तुम्हारे केंद्रक के अंदर, 1 मीटर, ये 2 मीटर और 2.2 मीटर का डीएनए है तुम्हारे शरीर के पास। और ये हर्षित सर सच में? बिल्कुल। तो हमारे अगर ये डीएनए बनाना है तो कैसे बनेगा? देखो यहां पे मान लो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन लिख दिया। हाँ, तो सामने क्या पाया जाएगा पता है? ए के सामने टी, टी के सामने ए, ये सी, ये जी, ये ए, ये टी, ये सी। और बॉन्ड कितने वो आपको पता ही है, ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड, यहां पे भी 2 बॉन्ड, यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे 2 बॉन्ड, यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन गया डीएनए का डायग्राम? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं ऐसे ही याद करवा दूंगा, तुम कहोगे मजा आ गया। अब डीएनए कोई पूछता है डीएनए 5 to 3, 3 to 5 ही क्यों होता है? क्यों, आखिर क्यों होता है डीएनए? क्वेश्चन आ गया यहां पे, मान लो एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, किसी ने बोल दिया। अब तुमसे कहेगा हर्षित सर के स्टूडेंट है तो पता होना चाहिए क्या कि डीएनए की श्रृंखलाएं 5 to 3 और 3 to 5 क्यों होती है? बेटा क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया फिर क्या करोगे? बोलोगे ना एक बार हर्षित सर तो आपने बताया नहीं था, है ना? तो मैं तो बताऊंगा। अब देखो कैसे, आपने डीएनए का डायग्राम बनाया। हाँ, डीएनए के डायग्राम में एक शर्करा पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेंटोज शर्करा, 5 कार्बन। सर बहुत बढ़िया, ये लो मैंने बना दी, ऐसी ही है, कोई दिक्कत है किसी को भी नहीं? ये सभी लोगों को याद होगा। मैं शुरू से बनाता हुआ आ रहा हूं आपके सामने, मैं शुरू से बनाता हुआ आ रहा हूं कि ये रही श्रृंखला OH, H, H, OH, H, OH, CH2OH और H। क्या बना लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर, बना के दिखाओ, आ जाओ बेटा, बड़ा आसान है। आज तुम्हारे सामने सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। देखो यहां पे मान लो मैंने ये लगा दिया, ये यहां लगा दिया, ये यहां लगा दिया, ये यहां लगा दिया। सभी लोगों को पता है ये पहले नंबर का कार्बन है, ये दूसरे नंबर का कार्बन, ये तीसरे नंबर का कार्बन, ये चौथे नंबर का कार्बन और ये 5वें नंबर का कार्बन था। ठीक है, सभी लोगों को पता है यहां पे OH होता है, यहां पे H होता है, यहां पे H होगा, यहां पे O लगा दूंगा तो RNA, मगर H कर दिया तो DNA।
क्योंकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ठीक है। यहां पे क्या होगा H और OH, यहां पे क्या होगा CH2OH और H। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? मुझे आपको आज क्या समझाना है कि डीएनए की एक श्रृंखला 5 to 3 तो दूसरी 3 to 5 क्यों होती है सर, वो बताओ हमें आज, हमें तो इसके बारे में जानना है। मैं बैठा हूं, मैं समझाऊंगा, ठीक है, आ जाओ सर, हमें पूरा विश्वास है अर्चित सर आज आप समझा दोगे हमें ये वाली बात, और यही डायग्राम से ही समझा दूंगा। मैंने बोला था डायग्राम थ्योरी उड़ाता है। आ जाओ। डीएनए क्या होता है? बहुत सारी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो मैंने डीएनए में श्रृंखला बनाई है, शुगर, ऐसे बहुत सारे शुगर होंगे, एक ये है, एक इसके नीचे होगा, एक इसके नीचे होगा। बोलो क्लियर है बात? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। सर यहां तक तो हमें आपकी सारी बात पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गई, मगर इसके आगे चलो सर, क्योंकि यहां तक तो हमें दिक्कत नहीं है, मगर इसके आगे बताओ सर, इसके आगे क्या होगा? बताओ इसके आगे क्या होगा, मतलब इसके आगे वाली जो कहानी है, क्या वो गा दूं क्या तुम्हारे सामने, अगर मजा आ जाए तो? पक्का? ठीक है। अब देखो होता क्या है वो समझना है। क्या होता है यहां पे दोस्तों, डीएनए बंद बनाता है ऊपर वाले शुगर से, ये शुगर इससे जुड़ेगा, ये शुगर इससे जुड़ेगा, तभी तो बोला पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बड़ी श्रृंखला होती है। चेन कब बनेगी? जब सब चीजें आपस में जुड़ी होंगी। ठीक बात है। अब देखो जो मैंने पहले बताया, मैं अलग चीज कुछ नहीं बताऊंगा। ये देखो यहां से OH हटा रहा हूं बस अभी, ओह सॉरी, ये OH हटा दिया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। यहां से मान लो ये OH है, ये OH बस यहां से हटा दिया, क्योंकि मेरे को अभी बंद बनाने सिखाने हैं आपको। बताओ क्या इसके बाद आगे चले? पक्का? कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल सर, आज तक आपकी बात हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मानी हो, आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। मैंने ठीक है। होता क्या है दोस्त, होता यह है कि यहां से इसके बीच में और यहां से इसके बीच में एक बंध बनता है, जो बनता है फॉस्फेट का। बोलो बात सही है? कोई दिक्कत है? नहीं। इसी बंध को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध। फॉस्फोएस्टर बोल दो, फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है। बताओ क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? फॉस्फोडाइएस्टर बंध वाली बात। ऐसे ही नीचे वाले में कर दो। क्या कर रहे हैं आपको पता है? यहां पे निकाल दो, ये एक फॉस्फेट है, यहां पे इससे भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ये भी एक क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो क्या ये सारी श्रृंखला जुड़ी हुई है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगर आपको पुराना डायग्राम याद है तो पुराने डायग्राम में यहां पर मैंने इस OH के साथ नाइट्रोजन क्षारक जोड़े थे। सर बिल्कुल सही बात है। यहां पे भी देखो, क्या आप सभी लोगों को OH दिख रहा है क्या? हाँ, तो क्या नाइट्रोजन क्षारक इस साइड जोड़ सकता हूं क्या? बिल्कुल सही बात है। इसका सीधा सा मतलब, यहां पे मान लो अभी मैं OH हटा देता हूं, हाँ, और यहां पे ऐसे करके बॉन्ड बना देता हूं, सॉरी अलग कलर से बनाऊंगा मैं, ऐसे करके कुछ बॉन्ड बना देता हूं और ये लिख देता हूं कि ये किससे जुड़े हुए हैं? ये है नाइट्रोजन क्षारक से जुड़े हुए हैं। ये मान लो यहां पे नाइट्रोजन क्षारक बना देता हूं। लो भैया मजा आ गया। ये एक ऐसा बॉक्स यहां पे, एक ऐसा बॉक्स मान लो यहां पर। सही है। यहां मान लो लिख दिया मैंने एडिनिन, यहां लिख दिया ग्वानिन, यहां लिख दिया थाइमिन। मैंने 3 ही बनाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर आप सारे के सारे लोग ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान से देखने वाली बात ही होती है बायोलॉजी में। अगर आप सारे लोग ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा एक श्रृंखला में, यहां पे देखो 5' फ्री है, 5', और यहीं पे ही दूसरी श्रृंखला में देखो, ये देखो 3' का कार्बन देखो ये फ्री है, OH फ्री है 3' पे। तो डीएनए की एक श्रृंखला 5' से 3' हो गई। सर क्या बात है, मैं रटाऊंगा नहीं, मैंने पहले बोला था। तो दूसरी श्रृंखला भी बनाऊंगा जो उल्टी चलेगी। कैसे होगा वो? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल चीज क्या है? शुगर जो है ना, इसको उल्टा लगा दो। क्या बात कर रहे हो? लगाओ। सॉरी, देखो ये ये सॉरी, ये थोड़ा सही नहीं बना है। ये ऐसे बनाओ, ये ठीक है। हाँ सर, अब क्लियर है, बना दो। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब ये कौन सा कार्बन हो गया?
ये फर्स्ट नंबर का कार्बन, सेकेंड नंबर का कार्बन, थर्ड नंबर का कार्बन, फोर्थ नंबर का कार्बन, और यहां आएगा 5 नंबर का कार्बन। बोलो बस सही कर दो, जरा बना दो जरा, डायग्राम तो इजी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या क्या डायग्राम में आएगा आपको पता है। इस डायग्राम को ऐसे अगर सीधा कर लोगे तो तुम्हें पता है अब यहाँ पे क्या क्या होगा। यहाँ पे HOH सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर सेकेंड नंबर के कार्बन की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे H मिलेगा, यहाँ पे भी H मिलेगा, यहाँ पे OH मिलेगा, यहाँ पे H मिलेगा, यहाँ पे H मिलेगा, यहाँ पे CH2OH मिलेगा। बोलो बात सही है सर? बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका H मिल गया, ये इसको ऐसे सीधा करूंगा ना ऐसे, तो नीचे की तरफ तो OH आएगा ना, ठीक है। तो ये आ गया आपका OH और ये आ गया आपका H। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो। क्लियर हो गई? इसी डायग्राम को मैं यहां पर उल्टा कर रहा हूं हर बार। इसको देखो थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ठीक है, इसको फिर थोड़ा सा यहां पे भी ले आएंगे, नीचे भी। ये मैंने जो एक्स्ट्रा आ गया इसको हटा दिया। कोई दिक्कत है? सभी लोगों को पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया? सर बिल्कुल। अब सुनो, ये जो ये है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर हो जाए। अरे मिट गया क्या? DNA 5' to 3' कॉमा 3' to 5' क्यों होता है? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक बात है सर। ये जो है, हाँ, इसको थोड़ा सा मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। ये ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आपको पता है फॉस्फोडाइस्टर, पहले एक तो फॉस्फोडाइस्टर बंद बना देता हूं मैं। सर बना दो, ये लो बना दिए। ये CH2OH हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, OH हटा रहा हूं, ठीक है, ये OH हटा रहा हूं, ये OH हटा रहा हूं, ठीक है बेटा। यहाँ पे इससे जोड़ दिया फॉस्फेट, 3 नंबर से फॉस्फेट जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया फॉस्फेट, और ये 3 नंबर से फॉस्फेट जोड़ दिया। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? ये दोनों के दोनों बंद आपको पता है कौन से बंद हो गए? ये वही बंद हो गए जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, फॉस्फोडाइएस्टर बंद। यहां तक बता दो, कोई भी डाउट है क्या? पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन से डायग्राम बना दूंगा मैं आज आपको। आज मैं ये बता दूंगा कि DNA 5 to 3 और 3 to 5 आखिर होता ही क्यों है। तुमको यही पता लग जाएगा आज ये वाली चीज ना, ये जो सबसे टिपिकल वाली बात होती है, जो हर कोई अपनी एनसीईआरटी जब देखता है तो एनसीईआरटी में ये वाले डायग्राम की जब हर कोई बात करता है तो वो हर कोई ये बोलता है कि यार ये कैसे होगा, हमें तो समझ में नहीं आया। तो आज आपके सामने उस क्वेश्चन का आंसर यहां पे दे दूंगा मैं। अब होगा क्या आपको पता है? होगा क्या, ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे ऐसे बंद मिलेंगे, ये इससे नहीं, ये ब्लू वाले से कर देता हूं, ये कर दिए और ये कर दिए, ठीक है। आपको पता है कौन कौन सी चीजें बैठेंगी? एक बॉक्स यहां बना दिया, एक बॉक्स यहां बना दिया, एक बॉक्स यहां बना दिया। आप सबको पता है कि A के सामने कौन बैठेगा? T, G के सामने कौन बैठेगा? C, T के सामने कौन बैठेगा? A। यहाँ पे कितने बंद हैं? 2 हाइड्रोजन बंद। यहाँ पे कितने बंद है? 3 हाइड्रोजन बंद। यहाँ पे कितने बंद है? 2 हाइड्रोजन बंद। अगर ध्यान से देखोगे, और ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत ही नहीं है, थोड़े ध्यान से देखोगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा खंड फ्री है? 3'। यहाँ पे कौन सा खंड फ्री है? देखो ये 5'। तो DNA की एक श्रृंखला अगर 5'3 है तो दूसरी श्रृंखला यहां पे 5'3 उल्टी चल रही है। इसे ही हम एंटी पैरेलल बोलते हैं। जिस बच्चे को अभी ये समझ में नहीं आया, कृपया करके मेरी बात हाथ जोड़ के विनती है, ध्यान से सुनना, सटीकता से सुनना और अच्छे से सुनना। मैंने आज आपको ये बात बताई कि DNA 3 to 5 और 5 to 3 क्यों होता है। इसका आंसर अगर कोई आपसे पूछे कि इसका आंसर बताओ, तो आपका आंसर है शर्करा के कारण, यानी कि शुगर के कारण। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एक जगह तो शर्करा सीधी लगी हुई है, मगर दूसरी जगह शर्करा उल्टी लगी हुई है। दिख रही है सीधी और उल्टी? हाँ। तो DNA की एक श्रृंखला में 5' का कार्बन फ्री, वहीं पे 3' का कार्बन फ्री। OH देखो फ्री है ना? हाँ। यहां पे 5' का फ्री है और 3' का फ्री है। अगर एनसीईआरटी का भी तुम ये डायग्राम देखना चाहते हो तो ये मेरे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये देखो एनसीईआरटी ने भी, अगर देखो ध्यान से देखोगे, मैं इस डायग्राम को अगर ऐसे करके सीधा कर देता हूं और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इस डायग्राम को, रुको एक मिनट, पहले तो इसको पहले छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और फिर इसको ऐसे करके ऐसे, अरे क्यों नहीं हो रहा है? छोटा तो कर दिया ना अपन ने,
और छोटा नहीं, हाँ फिर अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। तो देखो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर आ गया होगा, मिला कुछ आंसर? देखो जरा ध्यान से देखना बेटा, रटना तो है ही नहीं। डीएनए में अगर एक शर्करा देखो ऐसे उल्टी लगी हुई है, दिख रही है उल्टी लगी हुई, दूसरी तरफ देखो शर्करा सीधी लगी हुई है, दिख रही है पक्का? यहां पे आपको सारी चीज दिख रही होगी। थाइमिन के सामने एडेनिन, 2 हाइड्रोजन बंद, एडेनिन थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंद, 3 हाइड्रोजन बंद, 3 हाइड्रोजन बंद, ये क्या है? हाइड्रोजन बंद है। डीएनए की एक श्रृंखला अगर 3' है फ्री, तो यहां पे कौन फ्री है? 5'। दूसरी तरफ 3' फ्री होगा, तो यहां पे कौन फ्री है? 5'। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? मैंने कोई डायग्राम में दिक्कत नहीं बनाई। फॉस्फोडाइएस्टर बंध के बारे में अगर आपको याद है तो मैंने यहीं पे ही आपको बता दिया था जब मैंने आपको ये वाला डायग्राम सिखाया था, फॉस्फोडाइएस्टर बंध, फॉस्फोएस्टर बंध। तो यहां पे भी आपको किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा, ये डायग्राम क्लियर हो जाना चाहिए। बताओ मजा आ गया क्या इस डायग्राम में? अब जिसको दिक्कत है प्लीज एक बार थोड़ी सी बात मेरी ध्यान से सुन लेना। आज हमने जो बात पढ़ी है मेन, और जो हमने बात पढ़ी है इंपॉर्टेंट, वो क्या पढ़ी है? वो पढ़ी है आज हमने हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, और हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा। तो ये सारे नाइट्रोजन क्षारक हैं, अगर हमने इसके साथ शर्करा भी जोड़ दी तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड आ गया। सर बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया आपके पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट, अगर मैंने न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट जोड़ा तो मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट जोड़ा तो डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जोड़ा तो ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, इससे ही मिलकर डीएनए बनता है। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े श्रृंखलाएं पाई जाती है, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी की। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डीएनए की एक श्रृंखला अगर 5 to 3 होगी तो दूसरी 3 to 5 होगी। ए के सामने हमेशा बैठेगा टी, और ए क्या है? प्यूरिन। मैंने आपको पढ़ा दिया प्यूरिन कौन से होंगे, ये दोनों प्यूरिन है। पायरिमिडिन कौन से? ये दोनों पायरिमिडिन है, क्योंकि इसकी स्पेल में वाई आ रहा है ना, पायरिमिडिन में भी वाई आ रहा था। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बंद, कोई भी मेरी क्लास में इसको डबल बॉन्ड नहीं बोलेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो एक ही बंद बनाएगा, तो 2 बंद और 3 बंद। बहुत ही बढ़िया। मैं कोई भी तुमको एक डीएनए बता दूंगा, दो दोहरी श्रृंखला का होगा, क्योंकि 2 श्रृंखला तो चाहिए डीएनए में लगभग, अगर तुमको ये फार्मूला लगाना है तो अगर मैंने एक श्रृंखला बना ली तो क्या मेरी क्लास के सारे बच्चे दूसरी श्रृंखला बना सकते हैं? बहुत बढ़िया। ए के सामने कौन बैठेगा? बोलो, चुप नहीं रहना। ए के सामने कौन? बोलो मेरे साथ, बोलो। सर ए के सामने टी, ठीक है। टी के सामने जी नहीं, नालायक को रैप्टा पड़ेगा। टी के सामने ए, अबे ए के सामने टी बैठेगा तो टी के सामने ए तो बैठेगा। हाँ। जी के सामने कौन बैठ रहा है? सी, तो सी के सामने जी, बस इतनी सी बात। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बोलोगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोलोगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत बढ़िया। क्या ये सबको याद रहेगा? मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब अगली चीज, डीएनए 3 to 5 और 5 to 3 क्यों होता है? क्यों डीएनए की एक श्रृंखला यू चलती है, क्यों दूसरी श्रृंखला यू उल्टी चलती है? डीएनए 2' to 2' क्यों नहीं था? डीएनए 1' to 1' क्यों नहीं था? तो अगर कोई तुमसे ये बात पूछे तो बोला छोटू, डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। बेटा यहां हो। कह रहा इसके पीछे आंसर हर्षित सर ने बता दिया, शर्करा है। कह रहा क्यों है शर्करा इसके पीछे? कह रहा क्योंकि एक जगह शर्करा सीधी लगी होती है, दूसरी श्रृंखला में शर्करा उल्टी लगी होती है। और मेरे ख्याल से आपको पता होगा नंबरिंग देने का तरीका, तो केमिस्ट्री में पढ़ी रखे होंगे, नहीं पढ़ा तो बस इतना याद कर लेना। अगर इसको तुम उल्टा कर दोगे यूं, तो ये ऐसे ही तो बन जाएगी। तो फॉस्फेट के बंध पीछे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत है? नहीं सर। बीच में जोड़ दिए, बहुत ही बढ़िया। तो डीएनए की एक श्रृंखला अगर 5' to 3' होगी तो डीएनए की दूसरी श्रृंखला उल्टी चल रही है। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? क्या मजा आ गया क्या? तो डन कर दो एक बार ताबड़तोड़। ये मैंने ओपन कर दिया है तुम्हारा चैट बॉक्स। बता दो भैया। डन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं बस मेरे साथ साथ पढ़ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जो कल तक डायग्राम बना रहा था उसको ही आगे कंप्लीट कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, चल सकता हूं आगे मुन्ना। बहुत बढ़िया। मैं एक बार और रिवाइज करवा दूंगा, तुम लोड मत लिया करो उस चीज के। चले सर, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, सो हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें तो देख ली है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने जो देख लिया, जो डीएनए होता है, हाँ, वो पॉलीमर होता है। पॉलीमर किस चीज का? न्यूक्लियोटाइड का।
सभी लोग जानते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अब तो कोई मत पूछना सर, आप हमको पता है क्या होता है, फॉस्फेट प्लस शर्करा प्लस नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षारक, अब तो सबको पता होगा ये, ठीक है। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षारक कौन से होते हैं, अब तो आपको पता है बेटा। अगर मैं कोई भी आपसे पूछता हूं डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ए, टी, जी और सी, सही है, ठीक है। दोहरी श्रृंखला का डीएनए होगा, का डीएनए, तो ए के सामने कौन बैठेगा, टी, और जी के सामने कौन बैठेगा, सी। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बंद, तो जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, अरे सर बहुत इजी है, ठीक है बेटा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ठीक है सर, अब आ जाओ आगे, मजा है। अब कुछ एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी के हैं, जो आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि नीट के अंदर वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है वो बताओ, ये सब बताओ, तो वो सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, बोलो बात सही है। ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ठीक है सर। अब सुनो, जरा ध्यान से सुनना, जैसे आपको याद रखना है 5x174, सर ये क्या है, जीवाणु भोजी, ये सारे जीवाणु भोजी है, याद है जीवाणु भोजी क्या होते हैं, ऐसा वायरस, ऐसा विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करे, ये सब जीवाणु भोजी है, क्या है, जीवाणु भोजी, ठीक है। लैम्बडा फेज, ठीक है। एक आपने जीवाणु सुना होगा, ई कोलाई, सुना है, और मैं लिख भी देता हूं साइड में, क्या, ये दोनों के दोनों जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये तो है जीवाणु भोजी, जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस। ये जो नीचे आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं जीवाणु, बोलो बात सही, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। मानव में 2 प्रकार की कोशिका होगी, एक तो मानव की अगुणित कोशिका, मानव की अगुणित कोशिका, अगुणित कोशिका जानते हो, जैसे शुक्राणु और अंडाणु सुना होगा। एक होता है मानव की द्विगुणित कोशिका, इतना तो 11वीं में ही हम लोग पढ़ के आए टॉपिक में। अगुणित कोशिका का अगर किसी को एग्जाम्पल याद रखना है तो याद रखना शुक्राणु, स्पर्म सेल है ना, अंडाणु, अंड कोशिका, ये सारी अगुणित कोशिका होती है। द्विगुणित कोशिका जैसे त्वचा की कोशिका, बाल की कोशिका, ये सारी द्विगुणित कोशिका होती है, सही बात, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं, ठीक है। अब बेटा डीएनए और आरएनए अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कभी भी तुम्हारे सामने डीएस लिखूंगा तो इसका मतलब है डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड का मतलब है दोहरी श्रृंखला, दोहरी श्रृंखला। अगर मैं कभी भी एसएस लिखूंगा तो इसका मतलब है सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि एकल श्रृंखला। बोलो बात सही, कोई दिक्कत नहीं है। एकल श्रृंखला का मतलब और दोहरी श्रृंखला का मतलब कोई पूछे तो देखो, ऐसे ये दोहरी श्रृंखला, ये लो, और ऐसे बना दी तो एकल श्रृंखला। एक श्रृंखला दिख रही है, 2 श्रृंखला दिख रही है, 2 है ना सर, बहुत ही बढ़िया, आ जाओ फिर, आ जाओ। ये 5x174 कैसा होता है, ये 5x174 जो 4 लिखा है, ये होता है सिंगल श्रृंखला, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए होता है। अब तो लिख सकता हूं एसएस, एसएस का मतलब ये रहा सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंड का डीएनए होता है, ये भी डबल स्ट्रैंड का डीएनए होता है, ठीक है। ये भी डबल स्ट्रैंड का डीएनए होता है, और ये भी डबल स्ट्रैंड का डीएनए होता है। क्या सभी लोगों को याद रहेगा यहां तक? रटोगे तो नहीं ना पक्का? यूं तो नहीं कहोगे अच्छे से रटना पड़ेगा, ये एक ही सिंगल स्ट्रैंड है, बाकी सारी डबल स्ट्रैंड है। डन, पक्का, क्लियर? चले जाऊं आगे, ठीक है। अब याद करने वाली बात क्या है,
5X174 जो कि एक जीवाणु भोजी है, इसके अंदर आखिर कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? तो 5386 न्यूक्लियोटाइड। 5386 क्या न्यूक्लियोटाइड? बोला याद रहेगा सर? बिल्कुल। लैम्डा फेज में कितने होते हैं? 48,502 न्यूक्लियोटाइड। बोलो बात सही। ई कोलाई में कितने होते हैं? 4.6 इंटू 10 की घात 6 क्षार युग्म। क्षार युग्म का मतलब जानते हो? बेस पेयर। बेस पेयर, क्षार का युग्म, ए के सामने टी, तो क्षार युग्म हो गया। युग्म का मतलब पेयर, ठीक है। मानव की अगुणित कोशिका में कितना होगा? 3.3 इंटू 10 की घात 9 क्षार युग्म। ये 10 की घात 9 है, 109 कर दो कहीं। द्विगुणित में डबल कर दो, 3.3 का डबल 6.6 इंटू 10 की घात 9 क्षार युग्म। नीट में आने लायक चीज है ये, नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आ सकता है, क्या पता तुम देख ही लो इसी बार ही। ये याद हो गया। मानव की अगुणित कोशिका क्या होती है? क्लास 11th में पढ़ा है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के जो बाद बनेगी अंड कोशिका, शुक्राणु, पढ़ा है ना तुमने? हाँ सर, ये दोनों चीज पढ़ी है। उनके अंदर इतने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है, ये बोलने का मेरे साथ बोलो, 5X174 ये क्या है? जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी क्या होता है बता दिया। ऐसा वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करे, जीवाणु को भोजन कहने वाला। लैम्बडा ये भी जीवाणु भोजी होता है, उनके नाम ऐसे ही होते हैं। ई कोलाई ये क्या होता है? जीवाणु होता है। बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु होता है, ठीक है। ये सबके ये हैं। किसमें क्या क्या मिलता है बताओ मेरे प्यारों? पॉइंट क्लियर है क्या? डन है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। मजा आ गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? सर क्या बात बोल दी आज तो, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर। ये याद करना पड़ेगा, ये चीज याद करने वाली है। सीधा एनसीईआरटी में पैराग्राफ दे रखा है याद करने का, तो ये तो याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, चल सकते हैं आगे? सर बिल्कुल डन है सर, आगे चलो। अब देखो बेटा, एक एक चीज पढ़ाता हूं, बहुत शानदार। अब बेटा एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है इरविन चारगाफ। क्या नाम है? इरविन चारगाफ। तो एक हेडिंग है चारगाफ का तुल्यांकी सिद्धांत। क्या है ये? बड़ा इंपॉर्टेंट भाई साहब। मेरे साथ साथ क्लास में 2 मिनट दे दिए तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो यही कहोगे हर्षित सर ये तो समझ में नहीं आया। अब बेटा पता है कुछ बच्चों को क्या लगता है, यार हर्षित सर आज तो मैं बोर हो गया। बेटा बोर क्या होता है? देख, जब तक नीट के एग्जाम में एक ऐसा चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं जिसके अंदर से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फिर वो बोर नहीं होता। 20 से 24 नंबर का पार्ट है बेटा, सीधी सी बात बोल रहा हूं मैं। मतलब ये एक ऐसा है भाई साहब, तेरे को 30 नंबर का भी, मतलब 30 नंबर का भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब तू खुद देख कि तेरे को 30 नंबर, तो क्या मैं तो ये कह रहा हूं कम से कम तेरे को ये मान ले कि तेरे को 28 नंबर का आ सकता है, इतना मान ले तू। 7 क्वेश्चन तक आ सकते हैं इसमें, 30 तो क्या 28 नंबर तक का आ सकता है। तो बेटा कम तो नहीं है, ये बात तो तू भी जानता है। अब इस चैप्टर में बोरियत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मेरे को तो ये लगता है। अब बेटा डांस थोड़ी ना करूंगा, पढ़ाना आया हूं, पढ़ाऊंगा, सही है ना? और पढ़ना है तुम्हें, ठीक है सर। ये क्या है? चारगाफ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवनिंग चारगाफ। क्या है? इवनिंग, इरविन चारगाफ बोलते हैं, ठीक है। इरविन चारगाफ ने विभिन्न जातियों के डीएनए की मोलर सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, सांद्रता पर अध्ययन किया।
और पता है इन्होंने क्या बोला, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। पता क्या बोला, देखो इन्होंने क्या बोला, तुम खुद बता देना, तुमने पढ़ चुका है क्या। तुम खुद बोलोगे अरे यार अर्षित सर ये तो हमको पता है। इन्होंने बोला कि प्यूरिन की मोलर सांद्रता जो होती है वो पिरिमिडीन की मोलर सांद्रता के बराबर होते हैं, बराबर होती है पिरिमिडीन की मोलर सांद्रता के। अब कुछ बच्चे कहेंगे अर्षित सर हमें तो मगर ये समझ में नहीं आया, आपने क्या लिख दिया मोलर सांद्रता, हमें तो समझ में नहीं आया। सीधे शब्दों में बोलूं कहना क्या चाहते हो, वो देखा तुमने जो सीधे शब्दों में बोलता है, अरे कहना क्या चाहते हो वो बताओ, वो बताओ कहना क्या चाहते हो। बताता हूं बेटा, क्या मेरी क्लास में सारे बच्चों को यह चीज पता है क्या, क्या पता है अर्षित सर। इनके भाई के कहने का मतलब क्या था वो बता देता हूं, और बताना सही है क्या बताना। इन्होंने बोला था एडिनिन की जितनी सांद्रता होगी एडिनिन की उतनी ही थाइमिन की होगी, अगर इसमें ग्वानिन की सांद्रता जोड़ देता हूं तो उतनी ही सांद्रता साइटोसिन की होती है, और ये बराबर होती है 1 के। केवल दोहरी श्रृंखला के डीएनए के लिए, एकल श्रृंखला में तो पता ही नहीं लगेगा, दोहरी डीएनए श्रृंखला डीएनए के लिए। और जिसको मेरी ये बात नहीं समझ में आई वो अभी खुद भी डन बोल सकता है, क्योंकि मैं नीचे कुछ लिखने वाला हूं। आप सभी लोग जानते हो कि जितने एडिनिन के नंबर होते हैं उतने ही थाइमिन के नंबर होते हैं, और जितने ग्वानिन के नंबर होते हैं उतने ही साइटोसिन के नंबर होते हैं। यूं बोला 3 बॉन्ड क्यों नहीं बनाए, मैं बोलूं बराबर होगा, जितने एडिनिन होंगे उतने ही थाइमिन, जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। बोलो बात सही है क्या, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। और मैं ये बात तुमसे बोल सकता हूं, कह करके दिखा सकता हूं, सर करके दिखाओ तब जानेंगे सर ऐसे नहीं होता। लो बेटा तुम टेंशन काहे ले रहे हो, मैं बैठा हूं, ये लो एक ये डीएनए ये डीएनए। हम लोगों को पता है डीएनए की एक श्रृंखला अगर 5' to 3' होगी तो डीएनए की दूसरी श्रृंखला 5' to 3' यानी कि उल्टी होगी। सर ये तो हमें पता है अर्षित सर, आगे की बात बताओ, जो आपने यहां पे लिखा है ये कैसे मान ले हम, मैं बताता हूं। यहां पे ए लिखो, टी लिखो, जी लिखो, सी लिखो, और मान लो ए लिखो, लिख दिया ठीक है। आपको पता है ए के सामने कौन आएगा, फटाफट चिल्ला के बोलो, टी। टी के सामने कौन आएगा, ए। जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी। कितने बंद, 2 2 3 3 और 2। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोलेगा मेरी क्लास में। अब स्कूल के अंदर भी टीचर अगर डबल बॉन्ड, सर डबल बॉन्ड, हर्षित सर नॉटी बॉय, डबल बॉन्ड नहीं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है सर ये। ओके बहुत बढ़िया बात है, ठीक बात। अब सुनो जरा मैंने क्या लिखा है, मैंने अभी तुम्हारे सामने फार्मूला लिखा है, ए और जी की संख्या टी और सी के बराबर होगी। देखो रख के देखते हैं, ये चारगाफ ने सही बताया क्या, देखो चारगाफ भाई साहब ने क्या बोला, जितने एडिनिन के नंबर उतने थाइमिन के होंगे। चलो एडिनिन गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3, 3 तो एडिनिन है ठीक है। आगे क्या है, ग्वानिन कितने हैं, ग्वानिन दिख रहा है 1 और 2, 2 ग्वानिन है ठीक है। थाइमिन कितने हैं, 1 2 और 3, बिल्कुल थाइमिन 3 ही होंगे। और साइटोसिन कितने हैं, 1 और 2, 3 और 2 कितने होते हैं, 5/5, काट दो बराबर आ गया 1। यही तो है चारगाफ का तुल्यांक के सिद्धांत। चारगाफ ने यही बोला कि दोहरी श्रृंखला के डीएनए में जितने एडिनिन की संख्या है उतने ही थाइमिन के होंगे। सही तो है, ए के सामने टी बैठेगा तो एडिनिन थाइमिन हमेशा बराबर होंगे और बराबर 1 आएगा। बस यही चारगाफ का तुल्यांक के सिद्धांत था। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या, कि चारगाफ ने अपने तुल्यांक के सिद्धांत में क्या बोला था। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं है, मैं तो बताता ही आ रहा हूं तुमको, यहां से डायग्राम से ही बताता आ रहा हूं। ये मैं तुमको बोलता हुआ आ रहा हूं, ए के सामने टी बैठेगा, जी के सामने सी बैठेगा, लिखवा दिया तुमको, लिखवा दिया। प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन बना होगा, प्यूरिन ए और जी, और पायरिमिडीन क्या है, टी और सी। ए के सामने टी, जी के सामने सी, 2 हाइड्रोजन बंद 3 हाइड्रोजन बंद, सब कुछ लिखवा रखा है, कोई लोड ही नहीं है। और यही भाई चारगाफ ने बताया। अब चारगाफ बेटा कभी भी कुछ भी बताया अपन को फर्क नहीं पड़ता, अपन तो एक चीज बोलते हैं, चारगाफ जी आपने बता दिया होगा, हर्षित सर ने तो हमें और अच्छा बता दिया। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या। डन है, कोई दिक्कत है नहीं सर, मजा आ गया हर्षित सर इस बात में तो आपकी, क्या बात आपने बोल दी है, ठीक है बेटा। और जब मैं इतनी बात अगर बोल के बैठा हूं, हाँ, तो मैं एक बात आपसे और बोलूंगा, क्या
ए और टी का जो रेशो होगा, हाँ, बटा जी और सी का जो रेशो होगा, हाँ, ये कांस्टेंट होगा। और बेटा इस चीज को हम बेस रेशो रूल बोलते हैं। एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे चल रहा हूं मैं बस समझाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? बेस रेशो रूल। सर आखिर ये क्या होता है बताता हूं बेटा, सब कुछ बताऊंगा मैं, टेंशन ही मत लो। देखो बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि कोई डीएनए ऐसा होगा, एक कंडीशन जिसमें एडेनिन और थाइमीन के नंबर ग्वानिन और साइटोसिन से ज्यादा होंगे। इसका मतलब तो जानते हो तुम, ये जो बीच में मैंने बनाया ये, अबे ये इसका मतलब सब जानते हो ना? कहीं कोई क्या इसका मतलब नहीं जानते हम? इसका मतलब जो खुला होता है वो ज्यादा है, तो ए और टी ज्यादा है और जी और सी कम है। अगर कभी आपको ऐसी चीज देखने को मिल गई ये, तो याद रखना किसी भी डीएनए में एडेनिन और थाइमीन ज्यादा है तो उसे हम एटी डीएनए बोलते हैं। बोलो बात सही है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक। तो सर आपके कहने का मतलब एक और हो सकता है। मैंने कहा क्या? सर हम समझ गए कि किसी भी डीएनए में एडेनिन और थाइमीन छोड़ो, ग्वानिन प्लस साइटोसिन के नंबर एडेनिन और थाइमीन से कम है, जो सॉरी ज्यादा है, तो इसको हम जीसी डीएनए बोलेंगे। डन है? और एक लाइन अगर मैं बोल दूं तो बता देना अगर वो वाली बात भी क्लियर है तो। क्या सभी लोगों को पता है ग्वानिन और साइटोसिन में कितने बॉन्ड होते हैं? सर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमीन में कितने बॉन्ड होते हैं? सर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। किसी डीएनए में एडेनिन और थाइमीन, ध्यान से सुनना, किसी डीएनए में एडेनिन थाइमीन ज्यादा है, किसी में ग्वानिन साइटोसिन बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा डीएनए ज्यादा स्थायी होगा? जिसमें ग्वानिन साइटोसिन होंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बंद ज्यादा होंगे। सोचो सोचो, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं, एडेनिन थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंद होते हैं। अगर कोई डीएनए ऐसा मिल गया जिसमें जीसी ज्यादा है, भाई साहब वो तो अधिक स्थायी होगा। तो सीधी सी बात है दोस्त, ये वाला डीएनए आपका अधिक स्थायी होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, स्थायी। और ये वाला डीएनए आपका कम स्थायी होता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? यहां तक बता दो, कह दो ओके है सर। बहुत ताबड़तोड़, हमें तो लग रहा था बहुत मुश्किल है। डन है? पक्का? अगर कोई आपसे पूछता है कि ये जीसी वाला जो डीएनए होता है ये आपको कहां देखने को मिलता है, तो बेटा इस टाइप का जो डीएनए होता है, इस टाइप का डीएनए ये आपको देखने को मिलता है यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका। बोलो डन है? और ये आपको देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। जानते हो प्रोकैरियोटिक जीवाणु? प्रोकैरियोटिक कोशिका। बेटा बताओ, इतना आसान है, बस याद कर लेना। मैं कह रहा हूं थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये चैप्टर शुरू में ऐसे ही चलता है। अभी आपको लग रहा होगा हर्षित सर यार बड़ा बोरिंग है, बिल्कुल, मगर मैं फिर बोल रहा हूं 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जिस दिन इस चैप्टर में से मिल गए, नीट के एग्जाम में अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सिलेक्शन, पता है यही तो चीज सिलेक्शन की होती है दोस्त। आपने कभी एक चीज सोची है कि एक टीचर एक पूरे बैच में पढ़ाता है, मगर पूरे बैच में से सारे बच्चे का सिलेक्शन कभी नहीं होता। अब देखो इसमें क्या चीज है, ये भी नहीं कि टीचर सबको अलग अलग पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं बच्चों के पास अलग अलग मटेरियल है, नहीं, ये भी नहीं बच्चे अलग अलग पढ़ रहे हैं, नहीं, मगर इसमें पंगा क्या है, एक इंटरेस्ट से पढ़ रहा है, एक टाइम पास कर रहा है, एक सब कुछ देख रहा है, एक सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी बच्चे से 3 और 2 5 जोड़ने नहीं आ रहे तो वो बताओ कैसे काम करेगा। और ये नहीं है कि जोड़ने में दिक्कत, ठीक है भाई नहीं आ रहा, मैं सिखा तो रहा हूं तो सीख ले, बिल्कुल तेरी बात सही है, तुझे 3 और 2 5 में दिक्कत है, कोई बात नहीं। और कभी तुमको किसी भी लेक्चर में दिक्कत आई ना, उसको दोबारा से देखो, वापिस से रिकैप देख लो, तुम्हारे पास तो सब कुछ मिलता है, तुम तो दोबारा से उसको लेक्चर को देखो ना। हाँ अर्षित सर आप सही बोल रहे हो, दोबारा लेक्चर देखो, क्या पता आप समझ में आ जाए। एक बार में तो बेटा कई बार होता है, मुझे भी नहीं समझ में नहीं आती चीज तो, मगर 2 बार में तो समझ सकते हो। 2 बार में तो तुमको ये लगेगा हाँ यार हर्षित सर आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर हम 2 बार देखेंगे तो शायद हमको चीज समझ में आ जाएगी। मैं कह रहा हूं ना 2 बार पढ़ के देखो ना, कहां दिक्कत आ रही है। नहीं आ रहा ना एक बार में, कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ बेटा, 2 बार पढ़, फिर तो आएगा। नहीं आ रहा 3 बार पढ़,
और मैं हर बार लेक्चर में रिवीजन करवाता ही करवाता हूं तुमको पुराना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट बेटा पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, बिना पढ़े तो देख काम होना ही नहीं है। तू भी जानता है, ये मैं भी जानता हूं, बिना पढ़े काम नहीं होगा। तेरे को पढ़ना पड़ेगा और ये तू भी जानता है, तुझे पढ़ना पड़ेगा। दिस थिंग यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। कि सर बात आपकी सही है सर, पढ़ना तो मुझे पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था बिना पढ़े, नहीं बेटा पढ़ेगा नहीं तो मैं तो कुछ समझा नहीं पाऊंगा और कोई बात नहीं है। डन है यहां तक? मजा आया आज बहुत ताबड़तोड़ वाला। मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं आपको ये पुराना वाला जो है, मैं पुराना वाला नहीं, मैं तो आपसे कहता हूं जो मैंने पढ़ाया, जितना पढ़ाया, बट वो दोस्त घोट के पी जा, तेरे को कुछ नहीं करना। जितना आज मैंने पढ़ाया बस उसको अच्छे से समझ ले, बस कुछ नहीं करना तेरे को। मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई अच्छी बात, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई तो भी बेटा अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं पढ़ाई एनसीईआरटी तो मत पढ़ बेटा, और पढ़ाई है एनसीईआरटी तो पढ़ ले, नहीं पढ़ाई छोड़ दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, नहीं पढ़ाई एनसीईआरटी तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहे अर्चित सर आज आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई, अब तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। मैं तो बोलता ही हूं मत पढ़ भाई, मैं जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ ले। आज मैंने ये पढ़ाया पढ़, 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 आज मैंने तेरे को क्वेश्चन करवाया ये तू कर, आज मैंने ये तेरे को थोड़ी सी चीज, ये सबसे अच्छा डायग्राम पढ़ाया ये पढ़, ये वाला डायग्राम चाहो तो नोट कर लेना, बाकी तो जरूरत नहीं है। ये जो मैंने पढ़ाया बस ये पढ़, दैट्स इट, खत्म बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना आसान है बॉटनी, बट तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। एक बार मेहनत करेगा तो खुद कह देगा अर्चित सर मजा आ गया, क्या मेहनत करी है मैंने। मगर बेटा देख पढ़ना तो पड़ेगा मुन्ना, आ जाओ जरा देख लेते हैं थोड़ी बहुत एनसीईआरटी, आज हल्का 1-2 पेज तो निकाल ही लेते हैं। आ जाओ पिछले अध्याय, ये छोड़ो पिछले अध्याय की बात, मगर वंशानुगति में आपने आनुवंशिक आधार के बारे में पढ़ा है। अब तो आप इतना मानो कि मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में पढ़ाया, मेंडल ने यह पढ़ाया कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जाते हैं, ठीक बात है। मेंडल ने नियमों का प्रतिपादन किया और उन्होंने कारक नियंत्रित करते हैं जिसकी कोई जानकारी नहीं थी। 100 वर्ष बाद आनुवंशिक पदार्थ का पता लगा, तो मेंडल ने आनुवंशिक पदार्थ को कारक यानी कि फैक्टर बोला था, ठीक है, बाद में उसे जीन बोला गया, ठीक बात है। आ जाओ, जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल था। कक्षा 11 में आप जैवअणु नाम के चैप्टर में इनको पढ़ चुके हो, मगर मैं कह रहा हूं नहीं भी पढ़ा तो मैंने तो पढ़ा ही दिया। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक लंबी चेन होती है, आज पढ़ लिया है। सजीवों में 2 प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ यानी कि न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, जिसमें डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए होता है। अधिकांश जीवों में डीएनए ही पाया जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। मैक्सिमम जीवों में, पादप में आपको यही मिलेगा। कुछ विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ में मिलता है, लेकिन ये वाहक के रूप में कार्य करता है। वाहक क्या होता है थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पुरानी चीजों को भी यही धर लेती है, कह रहे ले अभी पढ़, मगर अभी तो हमने पढ़ाया ही नहीं तो आपको पढ़ना भी नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब इतनी बात, बस यही आपको अभी पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना, ये आपको अभी नहीं पढ़ना, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। मैं जो नहीं पढ़ाऊं भाई प्लीज रिक्वेस्ट है मत पढ़ना, नहीं तो फिर मुझसे बोलोगे ये क्या हो गया। मैं एनसीईआरटी जैसे पढ़ाऊं वैसे पढ़ना। वो कुछ भी लिख सकता है बेटा, देख देख तो विश्वास नहीं है, उसने क्या लिखा है, स्थानांतरण, आनुवंशिक कूट, ये पूरे चैप्टर में पढ़ना है अपन को, अभी पढ़ा ही नहीं है अपन ने। आगे चैप्टर में पेज पलट, चैप्टर में तेरे को आगे सारे नाम दिखेंगे, तो अभी नहीं मत पढ़, क्या पढ़ेंगे सारा, मगर तरीके से, अपने तरीके से। आओ यहां अपन डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक खंड होता है। डीएनए बहुत लंबा होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और यहां पर किसी भी जीव की मेन विशेषता है, जैसे जीवाणुभोजी 5X174 आज लिख लिया, ये जैसे लैम्बडा ये भी लिख लिया, ई कोलाई स्ट्रेचिया कोलाई ये भी लिख दिया, मनुष्य में अगुणित ये भी लिख दिया। हमने सारे डीएनए के बारे में बात कर ली है, आज हमने कर लिया ये, बहुत बढ़िया अर्चित सर, आज तो हमने यही किया है, ठीक है। और आज बस यही किया है तो बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, कोई पेज नहीं पढ़ना, बस ये 2 पेज आज आपको पढ़ने हैं। ये पेज, ये पेज, ये पेज और ये पेज, ये पेज आपको तब पढ़ने हैं जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको नहीं पढ़ने हैं ये पेज, अभी नहीं पढ़ने हैं। और जो पढ़ना चाहे इच्छा है तुम्हारी, मैं तो मना करता हूं अभी कि अभी नहीं पढ़ना है। मेरी अगली क्लास के बाद ये सारी चीज, ये सारे पेज यूं कर लोगे तुम, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लास का तो इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए, सही बात है, बहुत बढ़िया। ये मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके होमवर्क है, चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होमवर्क बस अपने आज कंप्लीट कर लीजिएगा। बता दो मेरे प्यारों, क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर है क्या? इतना अगर आज आपने कर लिया तो फिर डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, मजा आ गया। देखो मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, आप सारे के सारे लोगों का मुझे सिलेक्शन चाहिए, मगर उसके लिए बस पढ़ना चालू रखो। आज आपको अच्छे से पढ़ाना था, देखो लाइट भी आ गई, मानते हो ना?
मतलब ये एक्स्ट्रा क्लास नहीं मिलने का तरीका हो गया। नहीं तो अगर आज क्लास डिस्टर्ब होती, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता तो मैं पता है मैं एक्स्ट्रा लेक्चर भेजता, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं, अब टेंशन नहीं, अब बस इतना पढ़ लो मेरे साथ साथ। फिर से खुद कह दोगे अर्चित सर मजा आ गया, इतना आसान बॉटनी नहीं लगी, मगर बेटा आज जितना पढ़ाया उतना पढ़ लो, मेरे से आगे मत चलना। मैंने मना किया है अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो फिर आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। सो बस इतना सा कर लेना। तो मेरे ख्याल से लेक्चर बहुत शानदार गया होगा। कल जब अपना लेक्चर है तो फिर से अपन सारा रिवाइज करेंगे, मगर कृपया करके सारा पढ़ के आना। नहीं समझ में आए दोबारा देखो उसको, और गलती मत करो भाई, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसको पढ़ना चालू करो। ये चैप्टर विश्वास रखना, इससे पहले वाला चैप्टर भी तुम्हारे टिप्स पे है ना, स्पोरोपोलिनिन, पराकोष, पराकण, युक्का सेला, प्रोन्यूबा, सबसे सब याद है ना, तुमको ये भी याद होगा, टिप्स पे होगा। सबसे बड़ा चैप्टर है ये और आनुवंशिकता, ये दो चैप्टर तुम मेरे से ताबड़तोड़ पढ़ लो, तुम पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे, यूं कहोगे अर्चित सर मजा आ गया, क्या चैप्टर करवाया आपने, ठीक है। सो बस इतनी सी बात है। सो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। कल करेंगे वीडियो कॉल, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।